सुशांत सिंह राजपूत का सेवन कर रहे थे नशीले पदार्थों का। वो 14 तारीख को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे मीडिया के साथ, और 13 की रात को उनके साथ ही हो गया। मैं पिछले 20 साल से पोस्टमार्टम कर रहा हूँ और निशान देख के बता दूंगा सुसाइड है मर्डर है, और वो मर्डर था। ठीक 4 दिन पहले दिशा सलेन जो उनकी मैनेजर थी, उनका रेप हुआ था, तो वो कुछ बड़े लोगों का हाथ था उसमें। बी ग्रेड से लेकर डी ग्रेड के हर एक्टर को एक कंट्रोवर्सी की जरूरत है। शाहरुख खान आपने देखा होगा मीडिया को अब पोज नहीं देते, मीडिया से बात नहीं करते, क्योंकि जब आर्यन खान का केस हुआ था ना ड्रग्स का, तो उस टाइम पे ना शाहरुख को मीडिया सपोर्ट नहीं मिला जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये मैं बता रहा हूँ थिंकिंग क्या है मीडिया वालों की। वो लेडी ना बहुत बोल्ड थी जो बॉस थी हमारी, तो उन्होंने बोला यार अश्वनी चैनल को डुबाना है क्या तुम्हें? नीड मोर गर्ल्स ब्रो, नीड मोर गर्ल्स। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी बड़ी और दिलचस्प कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मीडिया की दुनिया का एक ऐसा चेहरा है जो खबरें नहीं कहानियाँ सुनाते। उन्होंने कई जिंदगियों के बड़े बड़े राज खोले। तो आइए उनका वेलकम करते हैं मिस्टर डील.इन के पॉडकास्ट पे। हाय हिमांशु। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को मिस्टर डील.इन के साथ पॉडकास्ट करने का मुझे सौभाग्य मिला, और काफ़ी सुना था मैंने इसके बारे में, और आज फाइनली मैं इनकी हॉट सीट पर बैठा हूँ। हॉट सीट तो मुझे अपनी लग रही है, आपको अपनी लग रही है। नहीं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। जी। तो लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ बढ़िया चल रही है। लाइफ ऐसी चल रही है कि हर दिन काम है और हर दिन आराम है। अच्छा। काम को अगर अच्छे से देखोगे तो वो हर चीज़ में जो है आराम देता है, तो अमेजिंग है जो भी है। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ ना। जर्नी ऐसा है कि मतलब लाइक हम लोगों ने ऑफ कोर्स 10th तक सब सेम चीज़ें करते हैं, 10th क्लास तक सब सेम चीज़ करते हैं। फिर उसके बाद हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा या तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर। वो कहानी, वो प्रथा काफ़ी सालों से चलती आ रही है, और आई थिंक वो कभी बंद भी नहीं होने वाली। तो ऐसे ही ठीक मेरे मॉम डैड का भी सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ बनेगा। लेकिन बेटे को थोड़ा सा अलग शौक थे, क्योंकि डिजिटल की दुनिया उस समय थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ 2010 और 11 की। तो हम लोगों ने 10th पास आउट किया। फिर उसके बाद 11th 12th के लिए आपको 2 सिलेक्शन सेलेक्ट करने होते हैं, PCMB या फिर अकाउंट, मतलब साइंस साइड या फिर अकाउंट। तो साइंस साइड में कुछ मार्क्स के चक्कर में मतलब मेरा साइंस साइड में एडमिशन नहीं हो पाया, जिससे मेरे पापा मतलब काफ़ी दुखी हो गए थे कि भाई लास्ट बच्चा, मतलब तीसरा बच्चा था घर का, जिसे साइंस साइड में हमें डालना था। लेकिन कोइंसिडेंस हो नहीं पाया। पापा ने जी जान लगा दिया हर चीज़ के लिए कि भाई इसे साइंस साइड में एडमिशन दिलाना है, बट कोइंसिडेंस हो नहीं पाया। लेकिन मेरा सपना था कि 10th के बाद मुझे कॉमर्स करना है। कॉमर्स के बाद क्योंकि मुझे 12th के बाद ड्यू में एडमिशन है बेसिकली चाहिए था। ड्यू की मुझे एक हवा देखनी थी कैसी होती है, अब तक सुना है, लेकिन उनकी कट ऑफ ने जो है, कट ऑफ लिस्ट जो होती है, उन्होंने मेरा सपने को थोड़ा सा, क्योंकि मुझे याद है आई थिंक 12th में मेरी 74% आई थी। तो उसके बाद भी मेरा जो है ड्यू के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। मैं थोड़ा ड्यू की लाइफ देखना चाहता था कैसी होती है, बहुत सुना था उसके बारे में। तो बस इसी तरीके से कट ऑफ चलती रही। मतलब सबसे जो ड्यू का बताते हैं, सबसे जो नॉर्मल सबसे लास्ट कॉलेज है वो श्यामलाल है आई थिंक। तो वहाँ पे मेरा इवनिंग शिफ्ट में भी नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ की कट ऑफ भी 82 और 83% आई थी, और थोड़ा सा जनरल कोटा लग जाता, तो आपको पता ही है थोड़ा उसमें हो नहीं पाता है। तो बहुत स्ट्रगल था वो टाइम, क्योंकि आई थिंक 4 या 5 मंथ मुझे थोड़ा सोचने में लग गया था कि क्या करना है नहीं करना। फिर उसके बाद मैंने कहा ड्यू में एडमिशन मिल नहीं रहा, और बीकॉम की इतनी कोई वैल्यू थी नहीं उस टाइम पर, BBA BCA रह गया था। तो अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। फिर मैंने कहा नहीं यार, BBA BCA मैं लाइफ में करूँगा नहीं, और बीकॉम अगर करनी है तो सिर्फ मैं ड्यू से करूँगा। और ड्यू में हो नहीं पा रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कट ऑफ लिस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी उसकी। तो थोड़ा दिल मतलब वहीं थोड़ा सा अब हो गया था कि भाई अब थोड़ा मुश्किल है, या तो पैसे दे के किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लो, या फिर कुछ और नया ट्राई करते हैं। तो उसके बाद फिर जब 3 महीने घर पे बहुत सोचा, क्योंकि मुझे ना अपना 1 भी साल वेस्ट नहीं करना था आफ्टर 12th के बाद मुझे 1 भी साल अपना वेस्ट नहीं करना था आगे के लिए। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से सजेशन लिया। मैंने कहा भाई अब दिल बहुत दुखी है और कुछ हो नहीं पा रहा है, मुझे ऐसे कोर्स बताओ जो सबसे बुरे हों, भाई मुझे उसी में जाना है। अब जब इतना भगवान ने साथ नहीं दिया तो मुझे आगे भगवान की साथ मतलब ज़रूरत चाहिए भी नहीं। तो उसने बोला एक काम कर, अगर तुझे दुनिया के सबसे बुरे कोर्स करने तो तू एक काम कर, या तो तू जर्नलिज्म में चला जा या फिर तू एनिमेशन में चला जा।
तो फिर उस टाइम पे एरिना वेरिना करके 2-3 एनिमेशन हुआ करते थे, मैंने वहाँ ट्राई किया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर जर्नलिज्म की फील्ड मैंने ट्राई करी, कुछ देखी नहीं दीन दुनिया की, ऐसा भी होता है क्योंकि जो आउटसोर्स मतलब मीडिया से बाहर और कैमरे के बाहर के लोग होते हैं ना, उनको ये पता है कि मीडिया में बस 2 ही लोग काम करते हैं, एक कैमरा पर्सन जो शूट कर रहा होता है और एक रिपोर्टर या एंकर जो उसमें काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसके पीछे कम से कम 2000 लोगों का स्टाफ होता है जो उनको इस चेयर तक पहुंचाता है, उनको स्टोरी देता है और हर चीज़ प्रोवाइड कराता है। ये मैंने धीरे धीरे वहाँ जर्नलिज्म में जब मैं गया तो फिर वहाँ मैंने सीखा। तो फिर ऐसे ही हम लोग जर्नलिज्म का थोड़ा पता करने चले गए, टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं। मैंने कहा चलो भाई लाइफ तो बेकार हो ही गई, अब जर्नलिज्म मुझे बताया कि सबसे बुरा ये कोर्स है, तो मैं इसमें ट्राई करूँगा एक बार और अपनी लाइफ को आजमाऊँगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने नोएडा में ट्राई किया, एमिटी का पता चला। एमिटी मेरे घर से बहुत दूर पड़ता था। फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रांग था अपनी फैमिली से, मुझे ऐसा कोई नहीं था कि मुझे नॉर्मल कॉलेज नहीं चाहिए। एमिटी का भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट डन कर दिया था, 2011 की आई थिंक ये बात है। तो एमिटी में एडमिशन लिया, वहाँ सब कुछ डन हो गया था। बट वहाँ दिक्कत ये है कि वहाँ उनका कोई न्यूज़ चैनल नहीं था। तो इंटर्न जब आप 3 साल बाद निकलते हो तो आपको इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के लिए भी उतने ही चक्कर काटने पड़ते हैं जब आप जितना आपको एक कॉलेज ढूंढने की मेहनत होती है 12th के बाद। तो फिर एडमिशन लिया एमिटी में, वहाँ सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो चुका था। एजुकेशन के ऊपर जो भी था सब कुछ कंफर्म किया। फिर ऐसे घूमते हुए हम लोग नोएडा की तरफ आए तो हमने देखा यहाँ पे भी एक कॉलेज है, आफ्ट है, आइजोम्स था जो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया का था। तो वहाँ हम लोगों ने ट्राई किया। जाते जाते होता नहीं है कि इंडियन थिंकिंग होती है कि एक बार इसे भी देख लेते हैं कैसा हाँ। है ये। तो वहाँ हम लोग गए, फिर हम लोगों ने वहाँ ट्राई किया इंटरनेशनल स्कूल में। तो वहाँ पे हम लोग मिले, बात करी। और मुझे आप ये समझ लो मुझे पॉलिटिकल नॉलेज बिल्कुल पुअर थी क्योंकि मेरा पॉलिटिकल में इंटरेस्ट ही नहीं था। बस मैं कर रहा था कि मुझे करना है कुछ, मुझे पॉलिटिकल की नॉलेज नहीं थी। उन्होंने मुझसे पूछा उस टाइम पे मायावती जो है उत्तर प्रदेश की जो है सीएम थी, तो उन्होंने कहा आपके बेटे का इंटरव्यू होगा, अगर वो उसमें पास हो जाता है तो हमारे कॉलेज में सक्षम है, मतलब हो जाएगा उसका एडमिशन। तो पापा ने कहा हाँ ठीक है, ये इसकी नॉलेज अच्छी है। तो वहाँ के जो डीन थे उस टाइम पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मुझे बस ये पता था कि मायावती है जो भी है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा मायावती। कह रहे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर तो सर मायावती है ना, हमारे देश की प्रधानमंत्री, 2011 की बात बता रहा हूँ आपको। तो फिर कह रहे आ जाओ बाहर। तो पापा से बोलते हैं कि ये इसी कॉलेज के लिए बना है, तो इसका एडमिशन यहाँ डन है। बस उनको एडमिशन के लिए भरने थे बेसिकली। जर्नलिज्म में ऐसे ही होता था, बहुत कम कॉलेजेस थे उस टाइम पे, अब तो बहुत स्कोप बढ़ गया। उस टाइम पे लिमिटेड कॉलेजेस चलते थे। तो उन्होंने बोला कि इसको कराओ, इसके लिए एडमिशन इसको फिल करना। कॉलेज का बस ये था कि एडमिशन के लिए लेते रहो, चाहे इंटरव्यूज कैसे हो रहे, फॉर्मेलिटी करो और ये लेते रहो। तो भाई वहाँ मुझे पहली बार पता चला कि प्राइम मिनिस्टर, जब मैंने मायावती बोली तो मेरा वहाँ एडमिशन हो चुका था। तो फिर उनका एक प्लस पॉइंट ये था कि उनका अपना चैनल था E24, उनके अपने चैनल्स थे, न्यूज़ 24, उनके अपने चैनल थे दर्शन 24 और इवन एक रेडियो चैनल भी था। तो जब वहाँ मेरा सब कुछ फॉर्मेलिटीज डन हो गई तो वहाँ के डीन ने फिर मुझे न्यूज़ चैनल्स घुमाए जो जस्ट सेकंड बिल्डिंग में, इधर कॉलेज है और इधर जस्ट बिल्डिंग में उनके चैनल्स हैं। तो फिर E24 मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में, न्यूज़ 24 देखा कि चैनल में इतने लोग पीछे काम करते हैं। मेरे फादर ने देखा और हम लोग वहाँ पे स्टूडियो गए कि कैसे शूट होते हैं, ग्रीन क्रोमा क्या होता है। फिर वहाँ एंकर मिली, एंक सबको बता रखा था कि तारीफ करनी है, कि आपको अच्छा बोलना है, जो भी स्टूडेंट को हम लेके आएंगे हमें अच्छा बोलना है, मतलब लाइक आइजोम्स इज द बेस्ट वगैरह वगैरह। तो वहाँ की एंकर ने मुझे बोला अरे आप आइजोम्स के लिए आप अप्लाई किया अपना, अरे बहुत, आप मेरी जगह होंगे 5 साल बाद, अब देख लेना। मैंने कहा भाई ये तो पापा में लालच आ गया, मेरा बेटा एंकर बनने जा रहा है। तो बस यही फिर वो लाइफ चली। फिर उसने बोला कि एंकर बन जाएगा, 5 साल ये मेरी जगह होगा, आप लिखवा लो अगर ये आइजोम से पढ़ा है या इस कॉलेज से पढ़ा है। तो बस फिर धीरे धीरे हमारा वहाँ एडमिशन हुआ और धीरे धीरे 2011 में आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही मैंने कॉलेज किया। और मैं मीडिया की लाइफ में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको नॉलेज कितनी है, आपको पढ़ाई का वहाँ ABCD से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो वहाँ पढ़ाया जाता है उसका मीडिया फील्ड से एक भी कोई फ़र्क नहीं है। बस आपको वहाँ मीडिया की डिग्री चाहिए फॉर द एंट्रेंस इन न्यूज़ चैनल्स। जब आप न्यूज़ चैनल में एंट्री करोगे तो आपके पास वो ग्रेजुएशन पूछेंगे कि आपके पास मीडिया है, इसके अलावा जो आपने वहाँ पढ़ा है वहाँ से आपकी कंपनी या आपका न्यूज़ चैनल से कोई रिलेट नहीं करता। वहाँ आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, सिर्फ जो आपने वहाँ न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप देके जो अपना एक्सपीरियंस किया है वो आपका मैटर करता है कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने,
मैं एक साल मैं मतलब थोड़ा बंक वंक वाले लड़कों में से नहीं था। बहुत लोग आते थे वहाँ ग्रेटर नोएडा से और वगैरह बंक करने चल रहे हैं, मेरा उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे करना था जो भी मजे भी लेने हैं तो मुझे बैठ के कॉलेज में लेने हैं दोस्तों के साथ। मैं ऐसा नहीं बाहर पिक्चर देखने जा रहा हूँ लेक्चर के टाइम पे। लेकिन मैं एक साल फर्स्ट ईयर में समझ गया था कि पढ़ाई से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैं 3 साल अगर पढ़ूंगा तो मेरे वो 2 साल बर्बाद हैं, 1 साल ही ज़रूरत है। मुझे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए या एक्सपीरियंस के लिए मुझे न्यूज़ चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा 0 पैसों पे। मैंने फर्स्ट ईयर पास आउट किया। सेकंड ईयर में मैंने कहा आप मेरी प्रेजेंट लगा दो, मुझे इंटर्नशिप करनी है, मुझे बेसिक नॉलेज जानना है, मुझे वॉइस ओवर सीखना है, मुझे पीसीआर चलाना है, मुझे एमसीआर चलाना है, मुझे ऑक्टोपस मतलब वो सब डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ के न्यूज़ चैनल्स के, मुझे राइटिंग करनी है और मुझे रिपोर्टिंग करनी है, सब कुछ करना है। तो फिर मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप रखी 0 पेमेंट पे बिल्कुल। तो इंटर्नशिप की फिर मैंने वहाँ पे 2012 में। फिर वहाँ से मेरा ऑलमोस्ट पेड हो गया था। फर्स्ट पेड मुझे मिला था 6,000 रुपीज़ 2011 और 12 के बीच में। फर्स्ट ईयर था मेरा कॉलेज का और आई एम द वन की जिसे सबसे पहले इंटर्नशिप मिली थी। बाकी सब वो बच्चे थे जो 3 साल तक बस मजे लेने, फिर उसके बाद जॉब करेंगे और उसके बाद लगी जाएंगे, कहीं सेटल हो जाएंगे। तो मुझे फर्स्ट पे मिला 6,000 रुपीज़ और जब वो मुझे पहला पे मिला तो मेरे कॉलेज में हलबली मच गई कि भाई यहाँ से एक लड़का निकल के गया जो 6,000 रुपये और 6,000 रुपये उस टाइम पे बहुत होते थे 2011 में, फर्स्ट जो पे मिला था। तो वहाँ मेरे दोस्तों में हलबली मच गई, मजाक मजाक में उसको 6,000 रुपये मिलने शुरू हो चुके हैं 3 महीने में। एक्चुअल में मैंने काम उस टाइम पे किया था तो बहुत जल्दी मैं पेड हो गया था, 3 मंथ में मैं पेड हो गया, वरना वहाँ 1-1 साल लोग जो है ट्रेनी और इंटर्नशिप कर रहे थे। तो वहाँ खलबली मची कॉलेज में और कॉलेज से फिर लेटर आया ऑफिस में कि हिमांशु जो है फर्स्ट ईयर में है, आप इसको पेड नहीं कर सकते, ये अभी कॉलेज इसको ज्वाइन करना है वरना हम इसकी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। बट वो कहते हैं ना कि अगर आपने बॉस को अपनी उंगली पे रख लिया और उसको इम्प्रेस कर दिया तो आपका फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो फिर बॉस ने उस टाइम पे बहुत हेल्प करी और उसने कॉलेज में मेल करा कि आप इसकी अटेंडेंस 85% कीजिए, यही काम करेगा। तो बस वहाँ से वो फिर मीडिया की जर्नी शुरू हुई। और मीडिया में एक चीज़ और है, आपको जब तक मौका नहीं मिलेगा जब तक आपका सीनियर ऑफिस चैनल छोड़ के नहीं जाएगा। मुझे 3 से 4 साल तक ऑफिस का ही काम करने के लिए मिला क्योंकि मेरे ऊपर एक मेरी सीनियर बैठी थी जो रिपोर्टिंग करती थी। मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट E24 में थे, न्यूज़ का कोई मतलब नहीं था। तो वो पिछले 4 साल से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थी। तो जैसी वो गई उसके बाद चैनल ने किसी को हायर नहीं करा, उसके बाद फिर वो मुझे मौका मिला वो रिपोर्टिंग करने का। फिर वहाँ से मैंने फील्ड देखी, मैंने मीडिया इंडस्ट्री देखी कैसा होता है, अंदर काम कैसा होता है, बाहर काम कैसा होता है। वहाँ से मैं फिर हर जगह डिवाइड हो गया। तो ये मेरी 2014 तक की ऐसी जर्नी थी। तब तक मैं कुछ कर चुका था, मतलब जान चुका था कि तौर तरीके क्या होते हैं। तो जैसे आपने कहा था स्टार्टिंग में कि 10th तक जो नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं वैसा मैं करता था, तो आप सिंसियर काइंड ऑफ स्टूडेंट थे या ओबीडिएंट? नहीं, कुछ सिंसियर नहीं था। मेरे 10th में 68% आई थी और 12th में 72% आई थी, तो इतना ही था। अब इसमें सिंसियर होता है इतना बच्चा तो पता नहीं यार, मैं इतना ही था। मतलब बाय नेचर कैसे थे? बाय नेचर ठीक था। मुझे मतलब थोड़ा हवाबाजी का हम लोगों को बहुत शौक रहा है बचपन से। मतलब मैं क्यों झूठ बोलूँ, हम थोड़े गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं और गाजियाबाद के लोग और लड़के जो हैं दिखाने में थोड़ा ज़्यादा बिलीव रखते हैं, चाहे जेब में 1 रुपया ना हो। मेरी लाइफ में आज तक मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मेरे पास 1 रुपया ना हो, लेकिन मैं अपनी लाइफ को हमेशा ऐसा रखता हूँ कि दूसरे वाले को पता नहीं चल पाना चाहिए कि मैं फ़कीर हूँ या मेरे पास कुछ है। मेरा हमेशा मतलब सबकी परसेप्शन अलग अलग होती है, लेकिन मेरी लाइफ में ये रहा है। तो मेरे पास अगर 0 रुपये भी है ना तो मैं एक कमरे में बैठ के थोड़ा सा उदास हो जाऊंगा कि यार कैसे कमाऊं पैसे। लेकिन लाइफ को, दुनिया को ये दिखता रहता है कि भाई कुछ चल रहा है, शोशाबाजी कुछ है। तो मैं थोड़ा उस तरीके, और मैं ही नहीं मतलब मेरा ग्रुप है, हम लोग थोड़े उस तरीके के ऐसे थे। उन सबके साथ जिया हूँ, उठा बैठा हूँ, तो वही थोड़ा नेचर अभी तक। जिला गाजियाबाद थोड़ा कोई शर्म नहीं है, मतलब कि लाइक नोएडा से हूँ या फिर कहाँ से हूँ, प्रॉपर वहाँ से हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है, हाँ अच्छी बात है। बिल्कुल वही चीज़ है। तो ये जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ था ये जो पढ़ाई की से रिलेटेड, तो उस टाइम आपने किस दोस्त को सबसे पहले कॉल किया था? यार कॉल देखो, मेरा बचपन से एक ही फ्रेंड रहा है, नर्सरी से, राजवीर सिसोदिया है एक, राजवीर फिटनेस सीरीज। नाउ ही हैव आल्सो मैसिव फैन फॉलोइंग, 3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। फिटनेस चैनल है उनका बहुत बड़ा। तो हमेशा से वो मेरे साथ रहा है। 10th में थोड़े से डिवाइड हो गए, तो वो थोड़े दूसरे स्कूल में चला गया था, मैं वहाँ। तो जब भी हमारी कोई डील होती थी या कुछ हम निराश होते थे तो हम एक दूसरे को ही फ़ोन करते थे। तो वो तब से लेकर अब तक मेरे साथ ही है।
अभी भी कुछ डील होती है तो उन्हीं से बात करते हैं, कुछ इधर उधर की बातें होती है तो वहीं शेयर करते हैं। बहुत कम फ्रेंड रहे हैं लाइफ में। उसका रीजन? जो देखो, फ्रेंड तो आपके वही हो पाते हैं जो शुरू से होते हैं, क्योंकि उन्हीं को आपको सब पता है। अब जो है वो तो प्रोफेशनल है, आप समझ रहे हो। मैं आज 10 लोगों के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरे उन 10 लोगों के साथ काम है मीडिया में। और मीडिया की रिलेशनशिप, मीडिया की दोस्ती हमेशा, आप कितने भी बडीज बन जाओ, आप कभी बडीज हो ही नहीं सकते मीडिया इंडस्ट्री में। मतलब आप सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर बात करते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब 1-2 साल मेरे साथ रहे हैं, मर मिटने की बात कर देते हैं। और इवन मैं भी खुद हूँ, मैं अपना क्यों बताऊँ, मतलब मैं भी खुद हूँ, लेकिन 20 दिन काम नहीं आता तो वो 15 दिन हम बात ही नहीं करते। और वो मेरा चड्डी बड्डी है 2 साल से। तो वो सिर्फ प्रोफेशनल फ्रेंडशिप है कि काम आया, इवेंट आया तो बात हो गई, और इसी बहाने अपनी भी बात कर ली। बाकी पर्सनल बॉन्डिंग कुछ नहीं। पर्सनल बॉन्डिंग आपकी उसी के साथ हो सकती है जो आपको आपके साथ बचपन से लेकर अब तक है। आप समझ रहे हो, बचपन से लेकर अब तक है, उसके बारे में आप बचपन से जानते हो। क्योंकि जब भी मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठता हूँ तो मैं बचपन की बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 8 साल पहले उसके फादर ने उसको कैसे बेल्ट से पीटा था, या मेरे फादर ने मुझे कैसे पीटा था जब हम पढ़ाई नहीं करते थे या कुछ नहीं करते थे। कैसा उसका स्ट्रगल रहा है, कैसा मेरा रहा है। जिनके साथ मैं अभी 3-4 साल से जुड़ा हूँ, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकते हैं यार। सही बात है। समझ रहे हो, मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड है। क्यों, मेरी इंडस्ट्री के ही मेरे दोस्त बने हुए हैं अभी। आउट ऑफ द इंडस्ट्री तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। शायद मैं उनसे काम के लिए बात करता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। शायद उनको मुझसे कोई काम पड़ता हो इसलिए वो बात करते हो। मतलब बिगड़नी नहीं चाहिए काम नहीं, चलते वो चलते। मैं आपको बताता हूँ, वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है काम से, हम लोग दोस्त हैं। और बहुत अच्छे, इवन लड़कियां भी हैं, काफ़ी फ्रेंड है मेरी। पूजा एक फ्रेंड है, तो बॉम्बे रहती हैं, यहाँ रहती हैं। तो मैं हमेशा उन्हें समझाता हूँ ये सब ना प्रोफेशनल होती है। तो उनको लगता है दिल से कि नहीं यार दोस्ती है भाई, ऐसे है। और अभी 20 दिन काम नहीं आया तो हम 30 दिन बात नहीं करते, कैसी दोस्ती है। और जो मेरा बचपन का दोस्त है उसे मैसेज करता ये करके आ रहा हूँ अभी करके आ रहा हूँ, तो ये वीडियो देखियो। तो वो बॉन्डिंग अच्छी है, एक अपनापन लगता है। अपनापन लगता है। अच्छा, जो आपको अंकल ने पीटा सिर्फ पढ़ाई की वजह से पीटते थे या? मैं टचवुड बहुत कम पिटा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में फ्रीडम बहुत रही है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम फाइनेंशियली कभी डाउन नहीं रहे। अच्छा ठीक था, अपना बिजनेस था हमारा। तो पापा को भी यही था कि मैं जितना लगा सकूँ इन पे लगा दूँ, तीनों बेटों पे। बाकी ना करे ना करना इनके हाथ में और ऊपर वाले के हाथ में है। तो जितना हो पाया हमने किया। मेरा जो बड़ा भाई है वो बिज़नेस संभालता है। बाकी पापा ने बोला है कि बिज़नेस में और कोई नहीं घुसेगा तुम दोनों में से। वो उसको दे दिया, क्योंकि मैंने उसको बस ग्रेजुएशन करवाई है। बाकी तुम दोनों को MBA कराई है, तो तुम अपना अपना देख लेना। मैं रहूँ ना रहूँ, बिज़नेस में और कोई हाथ नहीं डालेगा बड़े के अलावा। तो आप सबसे छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ, तो हम दोनों नहीं देखते उसकी तरफ। किस चीज़ का बिजनेस है? हम लोगों का ट्रांसपोर्ट का है। अरे वाह, मेरे सर्कल में मोस्टली ऐसे लोग हैं कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो ऐसा था बस। तो टचवुड मतलब मुझे कभी मार नहीं पड़ी इतनी, और अच्छे से चला है लाइफ में। कुछ टेंशन नहीं था ज़्यादा। बस एक होता है ना कि यहाँ करना था, मतलब वो ड्यू वाला जो मैंने आपको बताया था वो मेरा एक सपना था। क्योंकि मुझे ना थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का क्राउड बहुत पसंद है, तो मुझे उनके साथ काम पढ़ना था, फिर आगे काम करना था। वो मेरा थोड़ा सपना अधूरा एक वो दर्द है आज भी है कि यार ड्यू में। यार देखो, मेरे पापा शायद अगर इंजीनियर मुझे बना देते तो मैं एक 4x4 के क्यूबिकल में बैठा रह जाता। मुझे आज भी फील्ड का काम पसंद है। मैं 4x4 की चेयर में काम नहीं कर सकता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब पेरेंट्स की बात मत मानो, पेरेंट्स को फॉलो करो। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास पेरेंट्स से अच्छा कोई सॉल्यूशन है तो बिल्कुल मत सुनो। एटलीस्ट डिस्कस करो। हाँ, डिस्कस करो। नहीं मानते तो बिल्कुल मत सुनो। आपको लगता है कि आप कहीं जा सकते हो तो। मैं अगर इंजीनियर बन जाता तो शायद 2 लाख रुपए कमा लेता। हालत तो वैसे उनकी भी बुरी है आजकल, वो सब इधर इंडस्ट्री में घुस गए हैं, डिजिटल में इन्फ्लुएंसर बन गए, इंजीनियर भी आजकल। तो शायद 2 लाख कमा लेता, 2.5 लाख कमा लेता। लेकिन वो टाई पहन के क्यूबिकल में बैठ के, वो थोड़ा, मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मेरा वो मन नहीं था। रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता था कि मैं फैमिली की बात आज मान लेता तो मैं वो सब काम करता जिसमें शायद मैं अपने आप को जी नहीं पाता ढंग से। मतलब आज जिंदगी मजे में चल रही है। हाँ, जिंदगी बहुत बढ़िया में चल रही है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब वो फिर ये सोचा कि अब तो लाइफ में बुरा हो ही चुका है तो जर्नलिस्ट में चला जाता है। वो मुझे मेरे फ्रेंड ने एक आइडिया दिया था
मजाक मजाक में। जो आपका बेस्ट है। हाँ नहीं बेस्ट फ्रेंड नहीं, जैसे सजेशन लेते हैं ना कि यार कैसे कैसे कर लें यार, ये ड्यू में हो नहीं पाया तो भाई कुछ और बताओ जो सबसे बुरा कोर्स हो वही मुझे करना है। तो मास कॉम और एरिना के सबसे ज्यादा ऑप्शन आए। हाँ, एरिना नाम नहीं ले रहा, एनिमेशन के। तो एरिना में मैंने अप्लाई करा था, तो वहां भी नहीं हुआ मेरा, पता है वहां पे भी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा इससे पूरा फिर सब जर्नलिज्म खोजो, कोई स्कोप नहीं है। मैंने कहा यहाँ अपनी लाइफ खराब करूंगा, चिंता मत करो। फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले तो पाल ही लेंगे, लेकिन यहाँ स्पॉइल करूंगा अपने आप को। मतलब स्पॉइल क्या है, मतलब यहाँ तो अच्छा खासा फलों वाला पेड़ उग चुका है। मतलब वो देखो वो लक है। मैं हमेशा मीडिया में एक बात सबको बोलता हूँ कि आप जब भी अगर कुछ बने हो ना, मीडिया में खासकर आप कुछ बने हो, कितने भी बड़े लेवल पे हो, आपकी मेहनत है थोड़ी बहुत, लेकिन आपकी मेहनत जैसे ना पीछे 100 लोग हैं जो 20,000 पे हैं, और आप जो 2.5 लाख पे हो ना, ये आपका 80% लक है। लक बहुत मैटर करता है मीडिया इंडस्ट्री में लक बहुत मैटर करता है। 110% और मीडिया नहीं, ग्लैमर इंडस्ट्री में लक बहुत मैटर करता है। एग्री। सलमान खान एक्टर है, लेकिन कितने टैलेंटेड पीछे पड़े हैं उस एज के जो आज तक कुछ नहीं बन पाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए या कितने भी बड़े एक्टर हो गए, ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कभी भी कमर्शियली हिट नहीं हो सकते। आप नवाज के साथ एक फिल्म बनाओगे तो आप हॉल में उसको नहीं देखने जाओगे, वो साइड एक्टर के साथ चल सकता है। तो यही कुछ कहानी मीडिया की होती है। टैलेंटेड लोग बहुत हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि टीआरपी लाने में आपका हाथ है, तो नहीं। टीआरपी के लिए उस चैनल ने पैसा फेंका है, चैनल को बढ़ाने के लिए, तब उसकी टीआरपी आई है। लक बहुत मैटर करता है। आपकी हार्ड वर्किंग है, आपने दिन रात स्क्रिप्ट लिख के कैसे स्टोरी ऐसा बनाऊं कि चल जाए, बस उतना ही आपका हार्ड लेवल है। बाकी आपका लक है कि आप वहां तक कैसे पहुंचे हो। इसमें 80% लक काम करता है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो 95% बात। हाँ मतलब जितना आप मान सकते हो नहीं, लेकिन मैं देखो जो काम करते हैं उनके हार्डवर्क को भी प्रेफर और अच्छे से प्रेज करना चाहिए, वो उनका है। फिर कॉलेजेस वगैरह आपने ढूंढना स्टार्ट किया, लास्ट में फाइनली मिल गया। जैसे आपने कहा इंडियन मेंटेलिटी होती है, हमारी भी होती है, अच्छा भाई यहीं से जा रहे हैं तो चल ये भी देख ही लेते हैं। बिल्कुल। तो 1 ईयर के अंडर ही आपको रियलाइज हो गया कि 2 और टाइम इधर रहूंगा तो वेस्ट करना ही है। मैं एक्चुअली ना देखो, जब मैं कॉलेज में था ना, तो वहाँ थोड़ा क्राउड ग्रेटर नोएडा का ज़्यादा था। तो ग्रेटर नोएडा के क्राउड थोड़े सही नहीं है। नोएडा ग्रेटर नोएडा साइड का थोड़ा क्राउड उस कॉलेज के लिए सही नहीं था। तो मैंने कहा मैं इनके साथ बाहर आवारागिरी करके फंसना नहीं चाहता। तो बंक करने का मेरा शुरू से कभी मन नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे था कि लेक्चर हो रहा है, वहीं मजे ले लूँगा, लड़की हो या लड़का वहीं बैठूंगा, वहीं घूम लूँगा, कैंटीन में घूमूंगा, क्राउड में घूमूंगा, प्रेमिसेस में घूमूंगा, इधर उधर टहल लूँगा, लेकिन बंक नहीं मारूंगा। ये शुरू से तय था। लेकिन जब 1 साल मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पे भी कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा। मैंने कहा मुझे इंटर्नशिप करनी है। 2012 की बात है, क्योंकि 2013 में मैं पास आउट हो जाता। और फिर मुझे पता चला कि 2013 में जब मैं 3 साल अपने बर्बाद कर ही रहा हूँ, पढ़ाई ना के बराबर होती है। हर जर्नलिज्म के हर कॉलेज में लिखवा के दे लो, कोई भी कॉलेज की डीन मेरे साथ यहाँ बैठा तो मैं उसको जवाब दे दूंगा, पढ़ाई ना के बराबर होती है। तो मैं समझ गया 3 साल कॉलेज में बर्बाद करने के बाद 1 साल इंटर्न, मतलब 4 साल मेरे बर्बाद हो गए। तो मुझे लगा कि फर्स्ट ईयर 1 साल बर्बाद हुआ है। थोड़ा बेसिक नॉलेज मिल गई कि जर्नलिज्म चलता कैसे, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस स्टडीज़ क्या होती है, यही वहाँ कॉलेज में चैप्टर होते हैं। तो इतना 1 साल करने के बाद मुझे पता लग गया मुझे इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद 2012 में मैंने इंटर्नशिप अपनी शुरू करी, और मात्र 3 महीने के, और लक है हार्ड वर्किंग मेरे जैसे वहाँ कितने इंटर्न थे, जो मुझे वहाँ इंटर्नशिप पे लेके आया उसको निकाल दिया जब मुझे पेड करा। सीरियसली? हाँ, 3 लड़के मेरे पास आए, एक प्रीति थी, अंकुर था, और एक फ्रेंड और था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आनंद आई थिंक। वो कह रहे भाई इस लाइफ में कुछ नहीं रखा। मेरे सीनियर थे, वो भी पेड नहीं हुए थे। बेसिकली उनको भी फोर्स था कि इंटर्न लेके आओ, लोग कम है। तो वो मेरे पास आए कि भाई कुछ नहीं रखा इस लाइफ में। वो तो अपना नंबर बनाना चाह रहे थे बॉस के आगे कि मैं इंटर्न लेके आऊँ। तो मेरे पास आए कि भाई कुछ नहीं है इस लाइफ में, आवारागिरी में, इधर आ जाए, इंटर्नशिप 2 महीने में पेड हो जाएगा। मैंने कहा कितने पैसे मिले? 6,000। मैंने कहा 6,000? मैंने कहा भाई चलो करते हैं। फिर इंटर्नशिप करी। तो जब पेड का सिलेक्शन होता है ना, तो आपको सिर्फ 2 सिलेक्ट करने होते हैं पेड में। ये चैनल का वहाँ पे रूल था कि 2-2 ही करके करेंगे। फिर 6 महीने बाद दोबारा नंबर आएगा, फिर 2, फिर 1 साल बाद दोबारा नंबर आएगा, 2-2 ऐसे करके वो इंटर्नशिप लेते हैं। तो जब मैं आया ना, तो मेरे बाद उन तीनों का नंबर नहीं आ पाया जो मुझे लेके आए थे। तो सोचो उनके लिए मुझे कितना बुरा लगा होगा। लेकिन मैंने कहा भाई पैसे तो मुझे मिल रहे हैं ना, लालच तो कहीं ना कहीं होता है।
तो फिर मैंने कहा भाई कर ले, अब क्या बोलूँ, सॉरी बोला आता हूँ उनको भाई। फिर उनको निकाल दिया। और आज वो मीडिया इंडस्ट्री में भी नहीं है, किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, किसी ने कुछ खोल लिया, शायद उसी टाइम पे टूट गए होंगे, कॉलेज करके निकल गए अपने अपने दूसरे रास्ते। तो अभी कांटेक्ट में नहीं है? कांटेक्ट में नहीं है, मतलब कांटेक्ट में एक लड़का है, उसका रेस्टोरेंट चल रहा है काफी अच्छा, नोएडा में 2-3 ब्रांच है। तो ये मतलब लक है, मैं ये नहीं कह रहा मेरी हार्ड वर्किंग थी। मैंने अपने बॉस को शायद ज़्यादा ही मक्खन वक्खन लगाया होगा, या काम ऐसा दिया होगा कि उसने मुझे ले लिया और उन दोनों को निकाल दिया। तो इट्स ऑल अबाउट लक, 80 to 90%। और स्पेशली ये ग्लैमरस, जैसे आपने कहा, पूरी मीडिया ग्लैमर इंडस्ट्री में ऐसा है, आपके कांटेक्ट हैं तो आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हो। कॉन्टैक्ट और लक है तो कहीं भी। तो ये जो अपने वर्बल नॉन वर्बल, अब राइटिंग भी करना आपने स्टार्ट कर दिया था? हाँ, मैंने सबसे पहला, मैं आपको बताता हूँ, E24 में मेरी इंटर्नशिप लगी थी। इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल एक शो था, पहले वो ई रिपोर्ट था। हाँ, तो ई रिपोर्ट में हम लोग उप्स मूवमेंट चलाते थे, हमारा कुछ बिक नहीं रहा था, तो हम लोग जो है उप्स मूवमेंट चलाते थे। लाइक कुछ ऐसे हो गया, फैशन वीक में कोई लड़की गिर गई, ठीक है, कुछ ऐसे चेंज करते समय ऐसे हो गया, माल फंक्शन। हाँ, माल फंक्शन जो बेसिकली होता है उस मूवमेंट, उसको हम बोलते थे, वो चलाते थे। वहाँ पे स्टार लगा के कि देखो 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 राखी सावंत के साथ हुआ उस मूवमेंट, अब क्या करेगी राखी, या कोई भी सेलिब्रिटी हो गया। और कुछ सेलिब्रिटी करते भी थे जान के, क्योंकि वो शो उस टाइम का सबसे हिट शो था। इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ, वो सबसे हिट शो था। उसका एक कैरेक्टर था मिस ढिंचैक, आई गॉट इट। तो वो हमारा कैरेक्टर था, वो हमने बनाया था। कमाल का बनाया था। वो कैरेक्टर को हमें बनाने में 2 दिन लगे थे, ग्राफिक्स रूम में हमने बनाया था कि इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ। और उस कैरेक्टर को बनाने की पीछे एक वजह थी कि हम लोग चलाते थे ब्लाइंड आइटम, इसके साथ ये हुआ, ये हम नहीं कह रही, मिस ढिंचैक कह रही है। अब मिस ढिंचैक कौन है? ये हमारी सोर्स है, किसी का नाम नहीं आना चाहिए, कोई नहीं फंसे, वो फंसेगी जो कोई है ही नहीं असल में। तो उस कैरेक्टर को हमने, उससे पहले वो हलकट जवानी करके कैरेक्टर था, उससे पहले हलकट हसीना था। फिर फाइनल जो हमने नाम प्रेफर किया उसका मिस ढिंचैक नाम रखा। और वो बड़ी अच्छे से लड़की ऐसी थी, बनाई हमने उसको कैरेक्टर को ग्राफिक्स में। हाँ, तो वो हिलती थी कि सुनो 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 मिस ढिंचैक की ये खबर सुनो, जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी। बी टाउन की गलियारों से ला रहे हैं हम एक ऐसी खबर जिससे आप थे अभी तक बेखबर। काइंड ऑफ मीटर मिला देते हर पैराग्राफ के, जो एक लाइन से दूसरी लाइन मैच करे, काइंड ऑफ शायरी मिलती थी। और वो शो इतना पॉपुलर हुआ कि जो हमारी मालकिन थी ना, उनको मुंबई में मिस ढिंचैक बोलने लग गए थे लोग। पेस्ट्री पार्टी में जब वो जाती थी ना, तो मिस ढिंचैक आ गई, मिस ढिंचैक आ गई। और मैं और मेरे प्रोड्यूसर थे आमिर हैदरी उस टाइम पे, तो पूरे उस ईयर में बस हम दोनों का प्रमोशन हुआ था। उस टाइम तक मेरी सैलरी 12,000 हो गई थी, सिर्फ प्रमोशन में सीधा 20,000 रुपये हो गए थे हमारे 3 साल के अंदर। ये क्रिएटिविटी किसकी थी, मिस ढिंचैक वाली? नहीं, ऑफ कोर्स मेरे बॉस की थी जो आमिर हैदरी था, लेकिन मैं उसके साथ ट्रेनी था उस टाइम पे। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में बॉस का काम इतना नहीं होता जितना उसके नीचे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर, मतलब बेसिकली जो हमारे मीडिया इंडस्ट्री में जो लिखता है उनको हम प्रोड्यूसर की पोस्ट देते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर वो होता है जो पैसा लगाता है, और हमारे यहाँ डायरेक्टर, हमारी फील्ड में डायरेक्टर वो होता है जो बेस है, जो बंदा है, और प्रोड्यूसर वो होता है जो लिखता है, राइटिंग जो करता है, उसको प्रोड्यूसर की पोस्ट मिलती है। तो बॉस के नीचे जो असिस्टेंट और एसोसिएट और ट्रेनी और इंटर्न होता है ना, उसकी मेहनत 100% ज़्यादा उससे होती है जो एक 80,000 और 1 लाख के लेवल पे बंदा बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहा है। ऑलमोस्ट आपको मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 25 से 26 लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उनके नीचे जो काम कर रही टीम है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब इंडिया टीवी में था, एक शो था सास बहू और सस्पेंस। हाँ, तो वो हम लोग करते थे, जब मैं वो उसमें बाद में आऊँगा, लेकिन उस शो को हम करते थे। उस शो में पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, वो पूरा पेड प्रमोशन शो था, तो उसमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसमें आप जितने लोग रखने, लेकिन उनको शो में क्वालिटी चाहिए थी। तो आप ये समझ लो, उस शो में वो एक घंटे का शो 12 लोग मिलके बनाते थे। 12 लोग दिल्ली में मिलके बनाते थे जो प्रोड्यूसर थे, ऊपर से 6 कैमरामैन और 6 रिपोर्टर मुंबई में, जो उनको फुटेज प्रोवाइड कराते थे, जैसे मीडिया इंडस्ट्री में बोलते हैं फीड प्रोवाइड कराते थे। तो एक शो में 30 लोग हैं कम से कम, आप समझ रहे हो, एक शो में 30 लोग हैं, लेकिन बॉसेस सिर्फ 4 थे।
वो बस कमांड वाले, और सबकी सैलरी 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, सब कमांड देने वाले थे। काम करने वाले कौन थे? जो 26 लोग थे, जिनकी सैलरी कितनी थी? 30,000, 40,000, 40,000, 50,000, 15, 20 ऐसे ऐसे करके। तो ये लोग जो हैं वही काम करते थे, बाकी वो आइडियाज़ लेकर आते थे कि काम कैसे करवाना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस जो है मैटर करता है। और कई लोग ऐसे हैं, कई लोग क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, 80% लोग ऐसे हैं जो इतनी सैलरी लेने के बाद बस एक सरकारी ऑफिस समझ के बैठ गए हैं कि भाई इतनी सैलरी से अगर जॉब गई तो कहीं मिलने नहीं वाली, क्योंकि 2 लाख का पैकेज मंथली आपको कोई और चैनल दे ही नहीं सकता। और चैनल क्या देखता है? चैनल की थिंकिंग क्या होती है? 2 लाख में मैं 20 लोग लेके आऊंगा, 40-40 हज़ार वाले, 30-30 हज़ार वाले, या 10 लेके आऊंगा। वो इस तरीके से सोचता है। तो ऐसी हमारे साथ था। मेरे जो शो में प्रोड्यूसर थे वो इट्स कंट्रोवर्शियल शो हमारा बनाते थे, पूरा अच्छे से करते थे प्लान, लेकिन उसको बनाना कैसे है वो हम लोगों का काम था। मतलब मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड क्या कॉलीग थे, तो वो उस टाइम पे ट्रेनी आया था और मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर हो चुका था। इंटर्न, ट्रेनी, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद एसोसिएट, फिर प्रोड्यूसर, फिर सीनियर प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद हेड ऑफ द शो, HOD इसको बोलते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ऐसे ये मीडिया में होता है, अलग अलग चैनल्स के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो वो पैकेज लिख के दे, एक दिन में आधे घंटे का शो बनता है, जिसमें से 15 मिनट कमर्शियल चलता है, 15 मिनट की बस शो बनते हैं। 15 मिनट का मतलब 3-3 मिनट की 5 स्टोरीज, 5 थी या 15, मतलब 3-3 मिनट की 5 स्टोरीज चलती थी। तो जल्दी जल्दी लिख के देता था। मुंबई से खबर आई, आज ये हुआ, आज हुआ, रणबीर कटरीना ने इसको पकड़ा, आज रणबीर दीपिका ने इसको पकड़ा, वो बना के दे देता था। उसका और कुछ काम नहीं था, वो बस बना के उनका काम खत्म। तो ये सारे इन्फो, मतलब मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं उनको बता रहा हूँ ऐसे काम होता है। वो बना के दे देता था कि जाओ एडिट करवा लो। अब हम जाते थे, भाई ये पकड़ा स्क्रिप्ट, ये लिखा है सर ने, गूगल से सामान निकालो, दीपिका की फ़ोटो निकालो, इसका कभी उपसुमेंट हुआ वो निकालो। गूगल से हम फुटेजेस और वीडियोस तैयार करते थे, फोटोज़। फिर वो फोटोज़ और वीडियोस को हम एक फोल्डर में डाल के अपने एडिटर को दे देते थे। फिर एडिटर उसमें क्रिएटिविटी करता था, मिसडिन चेक लगाता था, कभी इधर नचा रहा है, कभी उधर, कभी उधर। जहाँ चेहरा नहीं दिखाना किसी रिपोर्टर को, वहाँ मिसडिन चेक लगा दिया, क्योंकि हमारी खबर है नहीं, सोर्स है। तो ऐसे ही काम होता था। तो एग्जैक्टली सोर्स कौन होता था? सोर्स मुंबई के होते थे रिपोर्टर्स, और सोर्स कोई नहीं होता। मुझे आपसे थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मुझे पता है आपका वीक पॉइंट कहाँ है। आप जैसे सेलिब्रिटी हो, मुझे आपसे थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे पता है आपका वीक पॉइंट। ये मैं बता रहा हूँ थिंकिंग क्या है मीडिया वालों की, तो मुझे आपके वीक पॉइंट पता है। तो मैंने कहा यार ये तो उसके साथ ना रात को करके आई है, सोर्स बना देते हैं। भाई वेदिका क्या कर रही थी रात को प्रणव के घर, ये बनाओ खबर इस पे। अब अंदर कुछ भी किया हो, चाहे पानी पी के आ गई हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है बॉस, इनका तो चक्कर चल रहा है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि रिपोर्टर मैं हिमांशु और मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई गई है। तो सोर्सों की माने तो, खबरों की माने तो वेदिका रात को वहां स्पॉट हुई है। अब वो कर क्या रही थी अंदर, वो आप बताइए सर। फिर नीचे लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उससे व्यूज मिलते हैं, उससे वीडियोस चलती है। ऐसा खेल है। तो ये सोर्स हम ही होते हैं, जो स्क्रिप्ट बनाता है, जो खबर लिखता है, जो मुंबई से पता करता है कि क्या चल रहा है इनके बीच, वो हमें बताता है और हम उसे सोर्स के नाम पे भेज देते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्री रन करती है, इन्हीं की वजह से टीआरपी होती है। आप एक शो के बारे में और कह रहे थे, सास बहू, और हाँ वो बॉम्बे का है एक्चुअली। ये सब करने के बाद 2014 से, मतलब मैं 2012 में मैंने E24 ज्वाइन करा था, और वो बहुत अच्छा चैनल था, बहुत अच्छे लोग थे, और वो मेरी लाइफ का एक ऐसा चैनल रहा है जहाँ मुझे फैमिलियर जैसा ट्रीटमेंट मिला है, और सभी को सबसे मिला है। तो उस चैनल में मैंने 6 साल दिए थे, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 तक। तो वहाँ पे हमारे एक बॉस भी थे, अश्वनी करके। तो मेरी लाइफ में अभी तक मेरे 7 बॉस बन चुके हैं। 7 बॉस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, जो जिन जिन चैनलों में मैंने काम करा है, टोटल 7 चैनल में करा है। तो मैंने 7 बॉस अपनी लाइफ में देखे हैं। तो एक वो होता है ना बॉस जिसने आपको बिल्कुल उठाया है, तो वो बंदे अश्वनी थे जो E24 में थे। तो मैं मतलब आज भी किसी और बॉस को बॉस नहीं लिखता। आज उनका बर्थडे था तो मैंने लिखा हैप्पी बर्थडे फॉर द बेस्ट बॉस इन द वर्ल्ड।
तो एक से लगाव हो जाता है जिसने आपको एक्चुअल में उठाया। और वो बंदा ऐसा है, मीडिया इंडस्ट्री में कितने लोगों की, कितनी लड़कियों के साथ अफवाह उड़ती हैं कि इसने इसको जॉब के लिए ऐसा करा, इसने उसको जॉब के लिए ऐसा करा। उन बंदों का उस बंदे का आप कहीं नाम ही नहीं सुन सकते इन चीज़ों में। इसलिए मुझे प्यार था उनसे ना। वो इन चीज़ों को प्रमोट करते थे और आज आई थिंक 43-44 के हो गए, लेकिन एक नाम उनका इन चीज़ों में नहीं है। और उन 6-7 जितने भी लोगों के साथ काम करा सबका नाम खराब है। तो इसलिए वो थोड़े दिल के करीब है। तो कहीं ना कहीं आप मतलब मीडियाज में आने से पहले कहीं ना कहीं एक अलग थिंकिंग होगी आपकी मीडिया को लेके। तो जब ये नहीं, बस वही पता था एक रिपोर्टर होता है और एक कैमरामैन होता है, उसी वही पूरा चैनल संभालता है। डार्क वेब नहीं पता थी? अरे कुछ भी नहीं, ये सब तो पता ही नहीं था। ये सब मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो लड़का हूँ तब जाके थोड़ा बहुत झेला हूँ, आप समझ रहे हो। एक कभी कभी तो मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि कितनी लड़कियों के लिए कितना नेगेटिव इम्पैक्ट इस फील्ड में होता है। कोई बहुत अच्छे से चल जाती हैं, प्रेफर कर जाती हैं, कोई नहीं चल पाती, कोई काम नहीं कर पाती किन्हीं शर्तों के चक्कर में। उनके साथ बहुत बुरा होता है यार, होता है ज़रूर, और आज भी होता है। कितने भी नारी शक्ति और कितनी सशक्तिकरण आप कर लो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो जैसे कि हिमांशु भी आपने कहा था कि कहीं ना कहीं से लीड मिलती है, तो ये जो कंट्रोवर्सीज होती हैं इंडस्ट्री में, ये रियल है होती है या फेक? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी ए ग्रेड जो एक्टर होता है उसको भी आई थिंक जरूरत पड़ जाती है। ए से भी अगर कोई ऊपर वर्ड होता है ना, जैसे सलमान, शाहरुख, आमिर, इनको कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बी ग्रेड, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मतलब बी ग्रेड आप समझ जाओ, थोड़ा नीचे लेवल के लोग जो एक्टर होते हैं, बी ग्रेड से लेकर डी ग्रेड के हर एक्टर को एक कंट्रोवर्सी की ज़रूरत है। कंट्रोवर्सी करवाता कौन है? टीम। कंट्रोवर्सी देता कौन है? टीम। उन्होंने परमिशन दी, हमने चला दी, हमें क्या मिली? टीआरपी। सब कराई धराई रहती है, कुछ नया नहीं होता। आज मैं आपको बताता हूँ, शाहरुख खान की बात करते हैं। शाहरुख खान आपने देखा होगा, मीडिया को आप पोज नहीं देते, मीडिया से बात नहीं करते, टोपी छुपा के निकलते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो, एयरपोर्ट पे जाएंगे तो पब्लिक एयरपोर्ट से गए तो पता लग जाता है, लेकिन प्राइवेट से जाएंगे तो उनके जो बॉडीगार्ड है वो अम्ब्रेला ऑन कर लेते हैं, एक झलक तक नहीं दिखाते। क्या हो जाएगा? झलक दिखा देंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको नहीं दिखाना, उनको नहीं देनी आपको फुटेज। वो पता है क्यों नहीं देते अब? क्योंकि जब आर्यन खान का केस हुआ था ना, ड्रग्स का, ऑफ कोर्स वो प्री प्लान था या जो भी था, XYZ, उस पर बात नहीं करूंगा। उस टाइम पे मीडिया ने शाहरुख को सपोर्ट नहीं करा और बहुत अड़ाप शड़ाप बातें चलाई उनके बेटे के लिए। आप किसी के लिए भी अड़ाप शड़ाप बातें चला लो, एक्टर झेल लेगा, अपने लिए भी झेल लेगा, लेकिन अपने बेटे और बेटी के लिए या अपनी वाइफ के लिए नहीं झेल पाता। मीडिया ने उस दिन, और हर मीडिया का बंदा ये बात कहने के लिए तैयार है कि उस दिन हम लोगों ने टीआरपी के चक्कर में उनके बेटे का साथ नहीं दिया। साथ में ये नहीं कह रहा कि हम लोग कह दे कि निर्दोष है बेटा, साथ में ये कह रहा हूं कि हमने सिर्फ नेगेटिव चलाया। ड्रग्स केस में फंसा आर्यन खान, क्यों करता था ड्रग्स की पार्टी आर्यन खान? पुलिस ने पकड़ा रंगे हाथ, कुछ ऐसे फुटेज भी निकली हुई थी। ड्रग्स आर्यन खान के साथ आर्यन खान ही नहीं, उसके दोस्त भी थे शामिल। शाहरुख के बेटे आर्यन खान का ये केस, शाहरुख के बेटे ब्ला 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 ब्ला। मीडिया को थोड़ा सा वैसे दिखाना था कि क्या सच में, क्योंकि अभी तक सॉल्व तो कुछ हुआ नहीं है और इनके तो कभी आंसर आते ही नहीं है कि ये है या नहीं था, खिंच गया लंबा केस, कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है। तो उस टाइम पे ना शाहरुख को मीडिया सपोर्ट नहीं मिला जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए आज वो, उसे मीडिया की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा जब पिक्चर आती है तो प्रमोशन करता है फिल्म का, शाहरुख को ज़रूरत नहीं है प्रमोशन की। शाहरुख हमेशा फिल्म रिलीज़ होने के बाद प्रमोशन करता है, और किन के साथ करता है पता है आपको? फैंस के साथ। नो मीडिया। कवर कर लो, करना है तो, घुस गए तो कर लिया, हमें तो चाहिए भाई शाहरुख, हम तो करेंगे। मैं देखता हूँ कैसे शाहरुख मना करता है कवर करने से, हम करते हैं कवर, चाहे गेट क्रैश करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम लोगों को चाहिए शाहरुख, हम करेंगे, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है।
उसे नहीं चाहिए, वो फैंस के साथ इंटरेक्शन करता है। एक सवाल मीडिया से पूछने की परमिशन नहीं, जब शाहरुख बैठता है तो फैंस पूछेंगे, फैंस बैठते हैं, डांस करते हैं, उसके लिए वही प्रमोशन है। क्योंकि आज सबको पता है कि जो फैंस बैठे हैं सबके 1-1 मिलियन 1-1 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये भी डालेंगे तो किसी मीडिया वाले की ज़रूरत नहीं है। तो उनको हमारी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टॉप क्लास एक्टर है। हमारी ज़रूरत किसको पड़ती है? वरुण धवन हो गए, जिनकी नई नई फिल्में आ रही हैं, श्रद्धा कपूर हो गई, जो मतलब 90s किड है, 90s में जो बॉर्न हुए हैं, एक्टर, सेलिब्रिटी किड जिनको बोलते हैं, उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी हमें टिप ऑफ आती है कि दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस टू दिस, प्लीज सेंड योर यूनिट एंड इन्फॉर्म अस। ये जो पापराजी जो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें कैसे पता चल जाता है, पापराजी, हाँ, पापराजी कल्चर 2021 के बाद आया। इंस्टाग्राम को जैसे ही मौका मिला टिकटॉक बंद होने का, उसने अपना प्लेटफॉर्म निकाला रील फॉर्मेट। तो रील के बाद इंस्टाग्राम की इतनी हाइप मिली कि पेपराजी को बहुत सपोर्ट मिल गया। एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट पेपराजी, क्योंकि पहले मीडिया आपको एक्टर बनाती थी, आज पेपराजी आपको एक्टर बनाता है और वही आपको गिरा भी सकता है। एक्टर कैसे बनाएगा? आपको प्रमोट करेगा दबा के। जहां आप थोड़े से नेगेटिव हुए तो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें भी कैप्चर कर लेगा और चैनल को दे देगा जो शायद जिससे आपको खुशी ना मिले, जिससे एक्टर को खुशी ना मिले, वो चीज़ भी आपको चैनल में देके चलवा के गिरवा सकता है आपको, चाहे आप कितने भी बड़े एक्टर हो। समझ रहे हो आप? तो सब उसके हाथ में है। थोड़ा सा हो जाता है कि प्राइवेसी को बहुत फॉलो करना चाहिए, वो नहीं करते, तो वो थोड़ा सा रखना चाहिए। लेकिन ये पेपराजी कल्चर 2021 के बाद से मतलब चल रहा है। तो जो कंट्रोवर्सीज है मींस क्रिएट की जाती है, उनकी टीम से पहले अप्रूवल मिलता है कि हाँ इस जगह है, पहले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको, टीम को इतना ज़्यादा मतलब हाईलाइट करने की उनकी ज़रूरत नहीं होती। टीम का ऐसा होता है कि पता चला कि आज इनकी पिक्चर आ रही है, जैसे मान लो जानवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म आ रही है, या कोई भी एक्टर ले लो, तो पिक्चर को प्रमोशन नहीं मिल रहा, मज़ा नहीं आ रहा, पैसा तो लग रहा है प्रोड्यूसर का बहुत, लेकिन ना लाइमलाइट से नहीं मिल रही, तो लिंक अप जोड़ दिया, थोड़ा इनका डाल दो कि दे आर इन रिलेशनशिप। क्या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वरुण, क्योंकि इन दोनों के तो ऑफकोर्स मैरिड हैं और ये जानवी का बॉयफ्रेंड है, तो दे आर रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क। भाई ये रिलेशनशिप में है, और आजकल कितने लोग इंस्टा को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े पेपराजी वर्ल्ड, पेपराजी चैनल्स ने अगर डाल दिया, नीचे कमेंट करते हैं सच में सच में सच में, फिर वो उनकी प्रोफाइल पे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ पिक्चर प्रमोट कैसे होती है, फिर उनकी प्रोफाइल पे जाते हैं, फिर HT, BT, बॉम्बे टाइम्स, इन सब में आर्टिकल पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ आर्टिकल, रोमांस और इनका चक्कर चल रहा है या जो भी सीन है कि डेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर वहाँ से उनको पता चलता है कि ये इनकी पिक्चर आ रही है और इस बहाने ये डेट कर रहे हैं, और डेट कभी होता ही नहीं है उनका, वो सिर्फ र्यूमर होता है, हुक। जो आप पूछ रही हैं कि कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ र्यूमर होते हैं। फिर लोगों को क्या पता चलता है? 1 करोड़ लोग में से 10 लाख लोगों को ही पता चल गया कि इनकी पिक्चर आ रही है और ये लोग अपने लिव इन में रह रहे हैं, या फिर इन लोगों का डेटिंग चल रहा है, तो पिक्चर प्रमोट हो गई ना। अब पता चल गया भाई मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी आ रही है, अब देखने चलेंगे, अभी तक कोई बोल वाला नहीं था, अब देखो कैसे हो गया। तो इस तरीके से हाइप दी जाती है ये सब कराने के लिए। प्रॉपर मतलब रियल नहीं होती, काइंड ऑफ मसाला डाला जाता है। 95% रियल नहीं होती, 95% रियल नहीं होती। आपने कई बार एयरपोर्ट स्पॉटिंग देखा होगा, दिल्ली स्पॉटिंग देखा होगा, दिल्ली में बहुत कम है, 100% जो है मुंबई में है। तो वहाँ पर आप फ़ोन लेके सेलिब्रिटियों का शूट नहीं कर सकते, वहाँ उनकी एक कम्युनिटी है कि 6 लोग हैं तो 6 ही वो एयरपोर्ट के किंग हैं, उनके अलावा 6-7 जा नहीं सकता वहाँ पे। मीडिया में उनकी अपनी लॉबी है। अच्छा, हर चीज़ की लॉबी कैसे होती है? हाँ। ऑटो वाले की एक अलग लॉबी होती है कि लाइन से चलना है, जैसे जैसे सवारी बैठेगी वैसे वैसे निकलते रहना। FTI वालों की, एक्टर्स की, सबकी होती है। ऐसी उन पेपराजियों की भी अपनी वहाँ बॉन्ड है। 7 लोग ही हैं जो दुनिया को फुटेज देंगे एयरपोर्ट की, 8वें को आने नहीं देंगे। मैं वहाँ जाके शूट कर लूँगा एक दिन, मुझे जानते नहीं होंगे, कर लूँगा 2 दिन, कर लूँगा 3 दिन, चौथे दिन उनकी ऐसी बातचीत है आपको निकलवा देंगे एयरपोर्ट से, आप कर नहीं सकते। ऐसा कनेक्शन कैसे? तो बस ऐसा ही है, उनका एक वो है, और उस चीज़ की एक रिस्पेक्ट भी है कि भाई उनका वो काम है। और मैं आपको बता दूं, दे आर नॉट जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट नहीं होते, उनमें उनके पास कोई जर्नलिज्म की डिग्री भी नहीं होती,
वो जर्नलिस्ट नहीं होते। एक जर्नलिस्ट एक थीम है ऑफिस की या मीडिया इंडस्ट्री की जो उनको हायर करती है। वो मंथली बेसिस वाले फ्रीलांसर होते हैं। एजेंसी से हायर करती है। एजेंसी से हायर करते हैं। तो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की अगर कोई आठ में बंदा चला नहीं, फैन उन्हें पता लग जाता है कि पेपराजी कौन है, और फैन जो शूट कर रहा है उनको तो मना नहीं कर सकते ना एयरपोर्ट पे, लेकिन उन्हें पता है कि ये डेली वाले नहीं है तो आज करके चले जाएंगे। ये कौन सा किसी चैनल को दे रहे हैं फुटेज हम 8 लोग देंगे, तो वही वो काम करते हैं। लेकिन किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप करो, मैं भी लेता हूँ, मैं 12,000 रुपये देता हूँ उनसे फुटेज लेने के लिए, मैं खुद लेता हूँ फुटेज, मेरा भी तो चलना है ना भाई। तो सबके अलग अलग रेट हैं, जिसको जो जिसमें डील हो जाए वो उसके लिए होता है। फिर उनको स्पॉटिंग मिलती है। अब स्पॉटिंग क्या होती है? स्पॉटिंग मिलती है पीआर की तरफ से। पीआर कौन होते हैं? जो एक्टर को हैंडल करते हैं। एक्टर कौन? जो पीआर को मंथली पे करते हैं 4 लाख रुपए मंथली। मुझे इस जगह पोस्टिंग चाहिए, मुझे बीटी में चाहिए। बीटी मतलब बॉलीवुड, बॉम्बे टाइम्स, बहुत बड़ा ब्रांड है। आप बीटी में आ गए तो मतलब आप स्टार हो। तो मुझे इस जगह पोस्टिंग चाहिए, मुझे इस जगह पोस्टिंग चाहिए, और पीआर लग जाते हैं फिर कि देखो वरुण सर, हमने आपको यहाँ पोस्टिंग दे दी, जॉन सर ये रहे आपके आर्टिकल। वो डायरेक्ट एक्टर से बात नहीं करते, उसके मैनेजर से बात करते। तो फिर मैनेजर कल इमरान हाशमी को दिल्ली आना है, जल्दी से प्रेस रिलीज बना दो। तो उसकी मैनेजर बनाएगी, वो पीआर को भेज देगी, जिससे उस एक्टर का लाइनअप है। वो एक्टर बनाएगा टिप ऑफ, टुडे इमरान हाशमी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम विस्तारा फ्लाइट, दिस फ्लाइट नंबर फ्रॉम टर्मिनल 2। आधे घंटे पहले बता देगा, एट 10 AM इन द मॉर्निंग टू दिल्ली, प्लीज कम एंड सेंड योर कैमरा यूनिट। हम लोग पहुंच जाते हैं, भागो भागो भागो, इमरान हाशमी आ रहा है। आधे घंटे पहले हम पहुंच जाएंगे, वो आएगा। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर एक्टर को नहीं बोल रहा, एक्टर कल्चर को बोल रहा हूँ। फिर वो बोलेगा, अरे भाई आप लोगों को कैसे पता लग जाता है यार, हम यहाँ आ रखे हैं। कहेगा, फिर पेपराजी बोलेंगे, अरे सर इसलिए तो हम जाने जाते हैं। शूट वूट करेगा, वो अपना चला जाएगा। किसी भी पेपराजी या किसी भी चैनल या किसी भी रिपोर्टर के इतने सोर्स नहीं है कि आज कोई एक्टर कहाँ जा रहा है वो पता लग जाए। एक्टर जब चाहेगा कि मुझे आज स्पॉट नहीं करवाना, तो वो नहीं, कोई उसको नहीं कर सकता। सिर्फ जब करवाएगा खुद को तो ही उसको वो स्पॉट कर सकते हैं। जैसे भुवन बाम ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं तो पेपराजी, उससे पूछा था कि पेपराजी कल्चर को आप फॉलो क्यों नहीं करते, आप दिखते नहीं हो यार एयरपोर्ट स्पॉटिंग में, आप कहीं दिखते नहीं हो। कहता तो मैं करवाता नहीं। तो रिपोर्टर कहता है क्यों नहीं करवाते, मतलब करवाना है, मतलब समझा नहीं मैं। उसको पता नहीं था, रिपोर्टर को जो ले रहा था इंटरव्यू, कह रहा मतलब समझा नहीं, पता नहीं। कह रहा है आप तो जानते ही होंगे। तो रिपोर्टर कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं पता सर। कहता है मतलब वो जानबूझ के बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता है एक ही इंडस्ट्री के हैं और थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो उसने बोला मतलब जब तक मैं चाहूँगा मुझे कोई स्पॉट नहीं कर सकता। कह रहा नहीं सर हम रिपोर्टर हैं, क्यों नहीं कर सकते आपको स्पॉट, आप जाओ। कह रहा कुछ नहीं कर सकते, मैं अपनी टीम को बताऊँगा, वो आपको बताएगी कि मुझे आज स्पॉट करो, 8 बजे मैं निकल रहा हूँ, तब आप मेरे पीछे आओगे। और वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे इनको कुछ मालूम नहीं। और यही नहीं, इवन प्रियंका चोपड़ा जब लंदन से कभी भी बॉम्बे आती है तो उनकी भी टिप ऑफ जाते हैं, उनको भी ज़रूरत है। ये तो फिर भी छोटे एक्टर हो गए। प्रियंका चोपड़ा जो ग्लोबल स्टार है, वो जब जब बॉम्बे आई है तब तब टिप ऑफ मिलती है। टिप ऑफ मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि तो ऐसा सीन है। और ये फिर भी ग्लोबल हैं। कभी कभी काइली जेनर या कोई बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटी आते हैं, तो जब वो आते हैं तो उनसे पहले ही या उनकी पीआर टीम तैयार हो जाती है कि पेपराजी वहाँ पहुँच जाना, ड्वेन जॉनसन आ रहा है। तो उनके लिए भी, वो भी जब आते हैं तो बताया जाता है कि ये इतने बजे यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पहुँच जाना, यहाँ पे काम करना है। ऐसे ये पूरा चलता है। सब पॉजिटिव है। हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में हर चीज़ पॉजिटिव ही होती है, बस करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये पूरा मैटर है, क्योंकि एवरीवन नीड्स हाइप।
अच्छा, आप एक बात कह रहे थे कि मैं तो एक लड़का हूँ और जो लड़कियाँ इस फील्ड में हैं कुछ छोड़ देती हैं कुछ। हाँ, वो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं एक लड़का हूँ, मैंने स्ट्रगल देखा है कि मतलब मैं आपको यकीन नहीं करोगे, E24 में मेरी एक बॉस थी, E24 में मेरे 3 बॉस रह चुके हैं। तो आप सच में यकीन नहीं करोगे ये बात कि मैं रिपोर्टिंग में बहुत होशियार हो चुका था ऑन कैमरा। मुझे कुछ भी बुलवा लो, मैं ऐसे बोल दूंगा पूरा। मुझे एक टॉपिक दे दो एस्ट्रोनॉट के ऊपर, मैं पूरी कहानी बता दूंगा। तो मैंने अपने बॉस को बोला, बॉस, और फिर बॉस के ऊपर एक जो पूरा HOD है, जो पूरा संभालता है। तो मैंने अपने बॉस को बोला, सर मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे 1-2 शो की एंकरिंग दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, स्मार्ट भी थोड़ा बहुत हूँ और ऐसा कोई कलर का इशू नहीं है, सब कुछ सही है, फिर पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत ठीक है, मुझे मेरे शो की एंकरिंग करनी है। तब मैं करता था बॉलीवुड रिपोर्टर, इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल से बॉलीवुड रिपोर्टर में शिफ्ट हुआ था। तो बॉलीवुड रिपोर्टर मेरे शो का नाम था। मैंने कहा सर एंकरिंग दे दो। ओ सर, अश्वनी सर, भाई बहुत दिल वाले, कह रहे हैं मैं तेरे लिए बात करूंगा भाई, तू कर सकता है, लेकिन अभी मेरे ऊपर एक बॉस और है, मुझे उससे पूछना पड़ेगा, क्योंकि ऑन एयर में चलने का सवाल है। रिपोर्टिंग का इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऑन एयर शो को होस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। वो आपकी आइडेंटिटी, आपके चैनल की आइडेंटिटी को प्रेजेंट करता है। तो मैं सर बात करने गए कैबिन में, वो लेडी ना बहुत बोल्ड थी, जो बॉस थी हमारी, जो पूरी HOD थी, वो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आई थी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से। तो बहुत मतलब बोल्ड कि लाइक जो बोलना है मुंह पे बोल दिया, कोई शर्म नहीं। तो अश्विनी सर बात करने गए उससे, तो ये सब बातचीत हुई कि उसको एक शो दे दो, बहुत अच्छा कर रहा है रिपोर्टिंग, 2015 की बात है आई थिंक। तो उससे बोलने गए, तो डील डन हुई, उनकी बातचीत हुई, उन्होंने प्रेजेंस देखा मेरा, ये सब करा उन्होंने। मैं पीछे सुन रहा था, कैबिन शीशे वाले होते हैं, इतना स्पेस होता है जब आप गेट खोलते हो ना, तो मैं सुन रहा था कि वो क्या बोल रही हैं। तो उन्होंने बोला, यार अश्वनी चैनल को डुबाना है क्या तुम्हें? नीड मोर गर्ल्स ब्रो, नीड मोर गर्ल्स, लड़कियां लाओ, ग्लैमर चैनल है हमारा। मैंने कहा, मैं वहां से चला गया फिर। तो कह रहे क्या करते हो पता नहीं यार, समझ रहे हो? तो मतलब तब मुझे पता चला कि भाई क्या है ये मतलब मेरा एंकरिंग में सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनको लड़कियां चाहिए थी, थोड़ी ऐसी हो वैसी हो, चटकारा मारे, चटकारा दे। और वो ऑफकोर्स वो हर फील्ड में है, चाहे रिसेप्शन फील्ड में चले जाओ, चाहे किसी भी थीम में चले जाओ। लेकिन आप जब ये सुन लेते हो ना कि आपका क्यों नहीं हो पाया, इस रीजन से नहीं हो पाया, तो वो थोड़ा यहाँ हिट करता है। थोड़ा नहीं, मैं कहूँगी ज़्यादा हिट करता है। और आपके पास सेम टैलेंट हो, बजट था नहीं कंपनी के पास, लेकिन उनको चाहिए लड़की थी ग्लैमर के लिए। और फिर इंडस्ट्री में ग्लैमर लड़की चाहिए, और कहीं आपको बॉस थोड़ा अतरंगा मिल गया, तो फिर उस लड़की के लिए थोड़ा सा मुझे दुख होता है कभी कभी कि गलत हाथों में ना लगे और गलत चीजें उनके साथ ना हो। अच्छा हिमांशु, ये बॉलीवुड का तो तुमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, बाकी तुम्हारी आगे की जर्नी कैसे रही? नहीं देखो, दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया, मैंने सच बताया। और ये सच से ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चलने ही ऐसे वाला है, ये कभी रुकेगा नहीं। तो मेरे सच बताने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यही सच है जो मैंने बताया, दूध का दूध। और ये हर इंडस्ट्री में है, चाहे कोई सी भी ले लो। तो बाकी आपने पूछा आगे की जर्नी कैसे रही, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2018 में मैंने E24 को अलविदा बोल दिया था, क्योंकि मुझे बॉम्बे, हर बंदे का देखो सपना होता है एक्टर वैक्टर बनेंगे, मुंबई जाएंगे, थोड़े मुस्टंडे हैं, तो मैं भी ये सब लेकर वहाँ गया। मैं थोड़ा आपको एक्टर की लाइफ भी बताने वाला हूँ वो कैसी है। तो मेरा भी सपना था, हर बंदे का सपना, सिद्धांत बेटा उसका भी सपना है मुंबई जाके एक्टर बनूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, सबका सपना है, लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कुछ नहीं होने वाला, सपने देखते रहो। लेकिन मैं उनको बोलता नहीं हूँ, इन्हें करने दो एक बार ट्राई वहाँ पे जाके, क्या पता बन जाए। फिर मैंने बोला ना लक, क्योंकि ऐसे हार्ड वर्किंग लड़के वहाँ बहुत हैं, लेकिन लक अगर इसके पास होगा तो शायद बन जाएगा। ठीक है, एक्टिंग तो कोई बचपन से कर रहा है, तो तू एक्टर कैसे बन जाएगा? दूसरा है हुआ। तो मैं भी ऐसी किस्मत आजमाता हुआ, मैंने कहा किसी भी चैनल में मिले, एक बार मुझे वहाँ जाना है बॉम्बे, और फिर वहाँ साला सीरियल वीरियल से स्टार्ट करूँगा, चैनल वैनल में रेफरेंस लेकर बड़े बड़े डायरेक्टरों को पटाऊँगा और उनके साथ घुस जाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं वहाँ गया, मैंने अमर उजाला चैनल ज्वाइन किया।
मुंबई में मैंने सुना था कि लोग लड़कियों के साथ बहुत फ्रॉड करते हैं, सेफ नहीं है फ्रॉड पने में। ऐसे सेफ है सिटी है, लेकिन फ्रॉड बहुत होता है क्योंकि वहाँ बहुत प्रोडक्शन हाउस बहुत हुआ है। मैंने कहा भाई हमारे साथ थोड़ी ना कर देंगे, साढ़े गाजियाबाद से जा रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। तो हम गए वहाँ चौड़े में, भाई पैसे वैसे लेकर 50,000 रुपये सेविंग थी अपनी, मैं जो घर से मैंने बिल्कुल नहीं लिए, जो मैंने अपने E24 में कमा के सेव करके रखे हुए थे। तो भाई मैं गया मम्मी से, मैंने कहा भाई संदेश से आते हैं, मिल के आता हूँ, थोड़ा मुंबई जा रहा हूँ अब तो भाई शायद इस घर में आना ही ना हो कभी। तो मैं मुंबई गया, वहाँ जाके 3 महीने की मेरी सैलरी नहीं आई और 50,000 में मैं 12,000 के फ्लैट में वहाँ रह रहा हूँ शेयरिंग में, गोरेगांव वेस्ट में। सैलरी के लिए तरस गया मैं। वो कहता है सर अगले महीने आ जाएगी, क्योंकि जस्ट डिजिटल स्टार्ट किया है अमर उजाला का, अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी। मैंने कहा भाई मैं बाहर से आया हूँ यार, क्या कह रहे हो तुम? 40,000 रुपये कहता मैं, हाँ 38,000 या 40,000 रुपये कहता मैं। तो मैंने कहा भाई मैं बाहर से आया हूँ, मैं घर से पैसे नहीं ले सकता, और मैं इतने चौड़े में निकला हूँ हर जगह से बोल के कि भाई अब मेरे लिए वो इंसल्ट है, हम लोग इतने शोशाबाजी वाले लड़के हैं, हमारे लिए इंसल्ट हो जाएगा वहाँ पे जाना यार। कह रहे अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वो चैनल जो था ना, वो प्रोडक्शन, वो चैनल नहीं था अमर उजाला का, वो प्रोडक्शन हाउस था। और मुझे अमर उजाला का सर्टिफिकेट, अमर उजाला का लेटर मिल रहा है कि यू आर ज्वाइनिंग इन अमर उजाला फ्रॉम दिस टू दिस, सब फेक, कि आप इतने तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं। 22 जून की बात थी आई थिंक, 2018, आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे सब खुश, मैं वहाँ गया तो मुझे 3 महीने बाद पता चला कि वो चैनल अमर उजाला नहीं है। मुंबई में ऐसा होता है, पहली बार गया था, मुंबई में ऐसा होता है कि कई प्रोडक्शन हाउस हैं जो चैनलों के लिए काम करते हैं। चैनल उनको हायर कर लेता है प्रोडक्शन हाउस को कि भाई हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आप इतने एम्प्लॉय रख के जितने भी रखने हैं हमारा एक शो बना दो। ऐसी एक अमर उजाला ने वहाँ एक प्रोडक्शन हाउस हायर कर रखा था जिनको एक शो बना के बस देना था एंटरटेनमेंट का डिजिटल पे। भाई मैंने कहा पैसे मांग लूंगा घर से, लेकिन किसी फ्रॉड प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं करूंगा। मैं दिल्ली आया, मैंने अमर उजाला के ऑफिस गया, मैं लड़ा उनसे कैसे तैसे करके। आई थिंक 90,000 या 1 लाख रुपए मेरे हो रखे थे, तो उसमें से मुझे 80,000 लड़के मिले। अब जॉब नहीं, और घर नहीं गया था मैं अपने, दिल्ली आया बस लड़ने अमर उजाला का ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस यहाँ था। फिर मैं घर नहीं गया, मैंने यहीं पे अपने जुगाड़ लगाए। मैंने कहा हार्ड वर्किंग से तो मैं चल नहीं पाऊंगा यहाँ पे। फिर मैंने फ़ोन घुमाए इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तब इंडिया टीवी से ऑफ़र आया कि एक शो है सास बहू और सस्पेंस। हाँ सास बहू और सस्पेंस, हाँ इंडिया टीवी का शो था शायद, या सस्पेंस या साजिश जो भी था, हाँ ऐसी थे, मतलब 3 थे आज तक, इंडिया टीवी और एबीपी, सस्पेंस, बेटियां और साजिश। मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई, मैं तो बॉलीवुड हॉलीवुड करके आऊँ, शाहरुख सलमान आमिर खान के इंटरव्यू कर रहे हैं, ये क्या होता है टीवी। वहाँ जाके पता चला टीवी की एक अलग दुनिया है जिनमें टीवी एक्टर काम करते हैं। मैंने कहा इसमें तो पैसे बहुत अच्छे दे रहे थे, पैसे मतलब वहाँ एक चीज़ और है, अगर आप कोई और सिटी से आ रहे हैं तो आपके 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के वो देते हैं कि आप कहीं और सिटी से हो तो आपको थोड़ा देते हैं, और रहने वहने का जो भी होता है। अरे वाह। हाँ तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ ज्वाइन, बड़ा चैनल, अगर आपका बड़ा ब्रांड हो तो, मेरा चैनल बहुत बड़ा था, इंडिया टीवी बहुत बड़ा ब्रांड था उस टाइम पे, आज भी है। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा यार ये सब क्या होता है यार, टीवी के एक्टर कौन होते हैं। मैं टीवी इंडस्ट्री में घुसा, मैंने कहा क्या पता यहाँ एक्टिंग का चांस मिल जाए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जब मैंने उन एक्टरों की लाइफ देखी ना, मैंने अपनी इच्छा मान ली, मैंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊँगा भाई। मतलब आप ये समझो, वो जब काम करते हैं वहाँ पे, तो टीवी का कैसे होता है ना, आज शूट हुआ आज ऑन एयर हो रहा है, हाँ। बैकअप नहीं होता उनके पास, 2 दिन में शूट हुआ ऑन एयर जा रहा है, बैकअप नहीं है। चाहे एक्टर को रगड़ दो, लेकिन शूट आज ही करना पड़ेगा आपको, और पैसा वही जो पर डे का मिल रहा है, 15,000 से हर एक्टर की वहाँ पर डे शुरुआत होती है। मैं वहाँ गया, मैंने देखा एक्टर रात को, बड़े बड़े एक्टर है, छोटे छोटे एक्टर रात को वैनिटी वैन में सो रहे हैं, क्योंकि 12 बजे रात को उनका कॉल टाइम खत्म हुआ, कॉल टाइम बोलते हैं वहाँ, कॉल टाइम खत्म हुआ, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे शूट है। तो ट्रैफिक में मुंबई के कहाँ घर जाएगा, कब सोएगा, कब वापस आएगा, तो अपनी वैनिटी में सो जाते थे। 24-24 घंटे, 13-13 घंटे, 18-18 घंटे, वहाँ 12 घंटे की तो शिफ्ट होती है, 12 घंटे हर एक्टर के लिए ज़रूरी है, लेकिन कब वो 12 घंटे 18 घंटे, क्योंकि ना वहाँ 3 गेम सेटअप होते हैं। एक ही डायलॉग एक एक्टर शॉर्ट फ्रेम में बोलेगा, फिर एक ही डायलॉग सेम एक्टर मिड फ्रेम में बोलेगा, फिर एक ही एक्टर का मास्टर चल रहा है, मास्टर मतलब जिसमें पूरी वाइड, हाँ मतलब 180 डिग्री कैप्चर होता है, सेम डायलॉग, तो इसलिए वो लेट हो जाते हैं शूट। तो रात को उनकी ऐसी लाइफ है, वो रात को वहाँ 12-12 बजे
काम करने के बाद रात को वैनिटी में सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ के फिर तैयार होके नहा धो के फ्रेश होकर शूट करने, बिल्कुल फ्रेश फेस। डायरेक्टर चिल्ला रहा है साढ़े बना दूंगा तुझे एक्टर, ये कर ऐसे कर, बड़े बड़े लीड एक्टर को। ये कैसे बात कर रहा है? हम लोग क्या करते थे, हमारा काम था उनको कवर करना, मतलब उन लोगों को शूट करना कि आज ये रिश्ता क्या कहलाता में क्या चल रहा है, आज कार्तिक नायरा में क्या हुआ, कार्तिक नायरा ये रिश्ता क्या कहलाता वाले, आज हीना खान ने क्या बोला। ये टीवी एक्टर की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे ना एक एक्टर को बहुत अच्छा मानते थे, करण पटेल को वहाँ ऐसा मानते हैं जैसे बॉलीवुड में सलमान खान है, और एक शब्बीर आलू वालिया उसको मानते हैं शाहरुख खान। हाँ, है ना। तो हम लड़कों को क्या पता है, वो मतलब फीमेल्स ज़्यादा उनको प्रेफर करती हैं उन शोज़ को देखना, हमने कभी देखा नहीं। तो मैं वहाँ सीनियर रिपोर्टर से पूछ रहा जो टीवी इंडस्ट्री में 12 साल से था। मैंने कहा भाई इसका नाम क्या था, बाइट करनी थी इंटरव्यू, तो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, करना पड़ेगा। वो देख रही है यार नया लड़का कौन आ गया इंडिया टीवी में, उन्हें पता नहीं था, उन्हें एक्सपीरियंस इतना सारा है, उन्हें लगा इंडिया टीवी में इंटर्न आया है। तो 3 महीने तक मैंने भी उनको नहीं बोला कि मैं इंटर्न हूँ, मतलब मैंने उनको ये बोला कि मैं हाँ नया नया आया हूँ, मुझे पता नहीं है, थोड़ा हेल्प कर देना। तो उसके बाद उसने बोला कि धीरे बोल। मैंने क्या हुआ? कह रहा कि टीवी का सलमान खान है ये। मैंने कहा कौन? मैंने कह रहा ये करण पटेल। मैंने कहा चल सारे टीवी का सलमान खान है ये, कौन है? तो कह रहा धीरे बोल, धीरे धीरे, बाइट इंटरव्यू नहीं करता, बड़ा एक्टर है। तो मुझे वहाँ जाके पता चला ये एक्टर जिनकी हम शक्ल आई थिंक जानते नहीं, जिनको मतलब हमारी मम्मी और दीदियाँ ज़्यादा देखती हैं, वो वहाँ पे ऐसे चढ़े हुए हैं। पर डे कितना, 1.5 लाख पर डे, 2 लाख पर डे उनको एक दिन के शूट के। और वही टीवी वाला सब नीचे निकल है, क्योंकि अपर शॉट लेना है तो कोट पैंट, नीचे शॉर्ट पहन के आ रखे हैं। ऐसे भी तेवर है वहाँ एक्टरों के। टीवी एक्टरों की बात कर रहा हूँ, लेकिन लाइफ वैसी कि आपका मन मर जाए, अगर आपको एक्टर बनना है ना तो उनको देख लो, आपका मन मर जाएगा, वापस आ जाओगे। अनटिल और अनलेस आपके पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं है कि या तो ये या तो फिर कुछ नहीं। बट इतना फ्रीडम भी उन्हीं एक्टर को वहाँ पे मिलता है जो लीड है या नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, टीवी का हर एक्टर आज बॉलीवुड में आना चाहता है। हाँ। 1% एक्टर आए बॉलीवुड में, कौन? मौनी रॉय, 1-2 और मान लो टीवी के। बाकी जितने भी सीनियर सलमान शाहरुख बनते थे ना, आज काम नहीं है करने के लिए उनके पास। तो फिर वही मैं आपको बता रहा था कि हर टीवी इंडस्ट्री का सपना है, कोई भी ले लो, अभी भी बैठा लो किसी टीवी एक्टर के बड़े को, पता उसके सामने बहस कर लूँगा, उसका भी सपना बॉलीवुड में जाने का रहेगा। क्योंकि पैसा और नाम एक्चुअल में वही है जहाँ आपको पैन इंडिया से सपोर्ट मिलता है, पैन इंडिया का प्यार मिलता है। टीवी इंडस्ट्री में हीना खान है, उसको 18 साल लग गए अपने नायरा को नाम को हटाने के लिए, उसे कोई हीना खान के नाम से नहीं जानता था। लड़ गई वो, मुझे नायरा मत बोलो, मैंने शो छोड़ दिया है, माय नेम इज हीना खान। तब वो धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पे आई, हीना खान के नाम से लोग जाने लगे। इसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत थे, ये करते थे पवित्र रिश्ता। मैंने भी वो शो मम्मी के साथ बैठ के देखा है, बहुत कम एज में। गंगा आई थिंक होती थी, पता नहीं नाम ऐसी कुछ था। तो वो शो 7:30 बजे आता था जी टीवी। मैंने अपने सब्जी काटते हुए मम्मी को अपने साथ बैठते हुए देखा है। बहुत गरीब परिवार से थे वो कपल। तो तब से सुशांत और अंकिता का अफेयर शुरू हुआ था उस शो से। बट सुशांत मैंने सुशांत का भी इंटरव्यू किया हुआ है, जब वो बॉलीवुड में थे तो उनके लिए एक सरकारी इवेंट खिलाए थे, तब इंटरव्यू किया था। तो सुशांत और अंकिता बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाले कपल थे। फिर उसके बाद सुशांत को बॉलीवुड में स्टार्टिंग काम मिला, लेकिन फिर वही सपोर्ट नहीं मिला आउटसोर्स के हिसाब से, आउटसाइडर के हिसाब से। और अब टीवी एक्टर की ना सबसे बड़ी एक दिक्कत और रहती है, अगर आपने बॉलीवुड में काम कर लिया और फिर आप टीवी में घुस रहे हो, क्योंकि आपको फिर बॉलीवुड में अगर काम नहीं मिल रहा है एक के बाद, तो आप टीवी में घुस रहे हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी इंसल्ट है। वापस नहीं जा सकते, गाड़ियाँ ले रखी हैं लोन पे, फ़ोन घर ले रखे हैं लोन पे, ऑटो में नहीं बैठ सकते, एक स्टैंड मतलब समझ रहे हो स्टैंडर्ड, हाँ सेट करना पड़ता है स्टेटस। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो उसके बाद फिर सुशांत आए, उन्होंने पवित्र रिश्ता छोड़ा, फिर वो थोड़े से ऐश्वर्या के साथ आई थिंक उन्होंने पीछे बैक डांसर का काम भी किया था, शुरुआत करी थी। अब सोचो पवित्र रिश्ता जैसा इतना बड़ा किरदार करने वाला एक्टर को फिर से बैक डांसिंग का काम करना पड़ रहा है। स्ट्रगल देखो आप, फिर से वो उस दौर में घुसा क्योंकि उसको बॉलीवुड में आना था, शुरुआत करी उसने, फिर दोबारा धक्के खाए, ऑडिशन दिए। पवित्र रिश्ता में तो सबसे ज़्यादा उस टाइम का सबसे दौर का सबसे बड़ा एक्टर था वो, 2007 की बात आई थिंक, मगर 7 या 8 की बात होगी।
फिर उसको बॉलीवुड में धीरे धीरे काम मिला, लेकिन देखो क्या हुआ उनके साथ, जो भी था। फिर बस ऐसी इस तरीके से थोड़ी कहानी चलती रही। 2019 में मैंने इंडिया टीवी में था, 2020 में 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लग जाता है और टीवी सेट पूरा नील, एक पैसा किसी एक्टर को नहीं मिल रहा। हमारी तो सबकी सैलरी आ रही थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मीडिया का काम कभी बंद ही नहीं हुआ था। सबके सेट बंद हो गए, एक्टरों की बुरी हालत, पैसा नहीं मिल रहा, पर डे हट गया, सेट बंद कर दिए, रिस्ट्रिक्शन आ गया, बंद कर दो सब। तो ये सब हुआ, सब बढ़िया चल रहा था। हम लोग सेट पर नहीं तो उनके घर चले आते थे स्टोरी करने कि आज देवोलीना भट्टाचार्य है एक्टर, कि आप ऐसे क्या कर रहे हो कोरोना में, वो बताओ प्लीज़, हम लोग शूट करेंगे उसको। धीरे धीरे उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई अब रिस्ट्रिक्शन हो रही है, आप प्लीज़ घर पे मत आना, मीडिया वालों को आप अभी नहीं कर सकते कुछ काम। अब भाई हमारे पास काम ही नहीं, 2 चैनल बंद हो गए मीडिया इंडस्ट्री में। तो उसके बाद हमारे शो पे भी थोड़ी आंच गिर गई थी। साजिश है जो भी है, उस पर भी साजिश है, उस पर भी आंच गिरने लग गई थी। मुझे पता चल गया था हिमांशु फायर्ड, मतलब नौकरी से निकलने का साइन मत ले, खुद निकल जाइए बेशक, क्योंकि मुझे पता था चैनल जो है अब धीरे धीरे बंद होने की कगार पे, क्योंकि कुछ कंटेंट ही नहीं मिल रहा था ना। डेली 18 मिनट का कंटेंट चाहिए होता है, कहाँ से लाए, एक्टर करने नहीं दे रहा, सेट बंद पड़े। तो उसके बाद अब चैनल वालों ने क्या करा, मैं आया था बड़ी सोर्स से, तो मुझे तो नहीं हटा सकते थे, मेरी सोर्स थोड़ी ज़्यादा ऊंची थी, शायद काम थोड़ा नीचे था टीवी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं ज़्यादा जानता नहीं था और वहाँ मैं थोड़ा भाव भी नहीं देता था टीवी वालों को, क्योंकि जिन एक्टर को मैं जान नहीं रहा हूँ मुझसे कह रहा है कि भाई थोड़ा वेट कर, 1 घंटे बाद बाइट दूंगा, 1 घंटे बाद इंटरव्यू करूँ, तो मैं क्यों करूँ उसका। लेकिन ऊपर से फोर्स था कि करना है। तो फिर उसके बाद जब मेरा शो धीरे धीरे मुझे लगा कि बंद हो रहा है, तो मुझे इन्होंने न्यूज़ में ट्रांसफ़र कर दिया कि अब तुम न्यूज़ करो, क्योंकि काम तो है नहीं और सैलरी भाई 50,000 40,000 रुपये कोई ऐसा तो देगा नहीं। फिर उसके बाद खबर आई सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, आई थिंक अप्रैल की बात होगी, अप्रैल या मई 2020। तो उसके बाद भाई मुझे लगा दिया सुशांत सिंह राजपूत। मैं 2 दिन उसके घर के बाहर खड़ा हूँ माइक लेकर, कुछ पता नहीं चल पा रहा, और बोलना अलाउड नहीं था कि मर्डर है या कुछ भी करना अलाउड नहीं था। मैं माइक लेके खड़ा हूँ, आज ये जा रहे हैं गेस्ट, आज वो जा रहे हैं मिलने, क्या होगा इस फ्लैट में, उन्होंने करा होगा नहीं करा होगा, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। मैं ना बहुत थक गया था वो काम, क्योंकि मुझे न्यूज़ का काम पसंद नहीं था, मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट का, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी कवरेज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सब पसंद था। अच्छा हिमांशु, जैसे आपने बताया तो ये आप सुशांत सिंह के घर के बाहर खड़े रहते थे, तो आपको क्या लगता था कि ये सुसाइड है या मर्डर? यार ये वो ही सवाल है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, समझ रहे हो। देखो जो उसके डाई हार्ड फैंस हैं वो आज भी बोलते हैं कि मर्डर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन हम लोग जर्नलिस्ट हैं और हमारा हमेशा से वो होता है कि जो सच आएगा वो पता लग जाएगा, और इसका सच मुझे नहीं लगता कभी आएगा बाहर। वो कहते हैं ना राज भी राज के साथ चला गया, आप समझ रहे हो। तो यही इसकी सच्चाई है कि बॉडी पे जितने भी मार्क्स वगैरह मिले थे, जो नेक पे थे, सब ना गवर्नमेंट का खेल था, सब गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट दूसरी थी तब वहाँ के जो जिस हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ था तब उन्होंने कुछ और बयान दिया था। फिर जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई तो जिस बंदे ने पोस्टमार्टम किया था ना, उस बंदे ने बोला कि मेरा मुंह दबाया गया था, मैं 20 साल से पोस्टमार्टम कर रहा हूँ बॉडी, और निशान देख के बता दूंगा गर्दन का कि ये मर्डर है, सुसाइड। हाँ। उसने बोला कि सुसाइड था, उस बंदे ने बोला जिसने उसका पोस्टमार्टम किया था। सब गवर्नमेंट पे खेल है। कौन सी उस टाइम पे बिहार इलेक्शन ज़रूरी थे, बिहार से बहुत सपोर्ट मिल रहा था कि इन्वेस्टिगेशन हो, कि इट्स अ मर्डर 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 मर्डर। फिर सुशांत सिंह की कुछ वीडियोज़ आई जिनमें वो मतलब कुछ नशीले पदार्थ और इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे थे, बहुत कॉन्शियस रहते थे। वो वीडियोज़ आई थी रिया के साथ, रिया चक्रवर्ती के साथ, और रिया पे कई आरोप लगे और हर चीज़ हुई रिया के साथ। लेकिन फिर क्या मेंटल स्थिति थी उनकी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसा भी बोला गया कि क्या मेंटल स्थिति थी सुसाइड कर लिया। लेकिन मेरा हमेशा से, मैं अपना परसेप्शन दे रहा हूँ, मेरा हमेशा से रहा है कि जो भी नशे करके उनकी हालत हुई और उसके बाद उन्होंने शायद वो हैंग वाली सिचुएशन ली, या वो मर्डर था या जो भी था, तो जिनके साथ उन्होंने करा या जिनके कहने पे उन्हें इतना उकसाया गया कि आप ये नशा करो, आप वो नशा करो,
तो बेशक उन्होंने सुसाइड किया हो, लेकिन आपने उनको उत्साह नशा करवाने के लिए उनका माइंड कॉन्शियस करा, और क्या रीज़न रहा उन्होंने फिर उसके बाद सुसाइड करा या उनका मर्डर हुआ, तो आप भी उतने ही गिल्टी हो। तो वो मर्डर भी है। आपने उनकी लाइफ ऐसी कर दी थी, आपने उनकी ज़िंदगी ऐसी कर दी थी कि उनको इस तरीके का स्टेप लेना पड़ा। अगर वो सुसाइड उन्होंने किया है तो, और मर्डर किया है तो उसके पीछे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी है कि मैं आपको मतलब पूरा दिन लगा दूंगा उसमें क्या है। उससे पहले उनका मैनेजर का मर्डर हुआ था 2010 तारीख को, मैनेजर का हुआ, 14 को उसका हुआ। मैनेजर से कई कड़ियाँ जुड़ी। मैनेजर ने बताया कि मैनेजर के साथ कुछ रेप की कहानी हुई थी। फिर वो मैनेजर जो थी सुशांत की, उसने सुशांत को वो खबर बताई, मैं वो बता रहा हूँ जो मीडिया में बताई। फिर वो मैनेजर ने दिशा सलियाल करके नाम था, उन्होंने वो सुशांत को बताया कि मेरे साथ ये हुआ है और ये इन बड़े बड़े लोगों ने मेरे साथ ये सब किया है। फिर सुशांत सिंह राजपूत वो बात रही नहीं गई। वो 14 तारीख को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे मीडिया के साथ, और 13 की रात को उनके साथ ही हो गया। तो क्या लगता है आपको, मर्डर था, सुसाइड? तो ये सब चीज़ थी। तो हिमांशु जी, जैसे आपने बताया कि आप सुशांत सिंह के घर के बाहर खड़े रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये सुसाइड था या मर्डर? सुशांत सिंह राजपूत के मतलब बाहर ऐसे खड़े नहीं रहे, वो तो 2 दिन में सब रफा दफा हो गया था, सीन जो भी था। तो मुझे वो जॉब नहीं करनी थी, तो इसलिए मैं छोड़ के वापस दिल्ली आ गया था, क्योंकि मैंने कहा ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं एंटरटेनमेंट के लिए करा था और वही एक अपने फाइनल लक्ष्य तक उसको रखूंगा। और बाकी रही सुसाइड और उसकी बात, मर्डर की बात, तो भाई ये तो मतलब वही सवाल है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पार्ट 2 जब तक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक हमारी गवर्नमेंट जो है फाइनल बयान नहीं देती, तब तक हम कोई नहीं है शायद बोलने वाले, क्योंकि जितना हम दिमाग लगाएंगे उससे 100 ज़्यादा वो लगा रहे होंगे, या 100 ज़्यादा एक्सपर्ट वो होंगे जो टीम इस पर रिसर्च कर रही है। तो उनकी रिसर्च को थोड़ा बेकार नहीं करते हुए, तो बस यही था। मतलब बाकी सुशांत सिंह राजपूत का तो देखो, मैं हमेशा से बताता हूँ, जब उनकी डेड बॉडी हमने देखी थी, तो उससे पहले ना, उसके बाद कई वीडियोज़ उनके आने लग गए। कई वीडियोज़ उनके आए जिसमें कहते हैं ना, जब आदमी है नहीं तो उसकी फिर पर्सनल लाइफ की वीडियोज़ आने लग जाती है, पुलिस रिवील करती है क्योंकि फ़ोन वोन सब रख लेती है, जिसमें रिया का नाम बहुत आया था, जो उनकी उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी आफ्टर अंकिता लोखंडे। तो उनका नाम बहुत आ रहा था। तो उसमें हम देख रहे थे कि कुछ ना नशीले पदार्थ सुशांत सिंह राजपूत का सेवन कर रहे थे, नशीले पदार्थों का, और रिया भी साथ बैठी हुई थी। मैं वो बता रहा हूँ जो हमने देखा, जो सबने देखा वीडियो में। तो उसके बाद उन्होंने वो स्टेप लिया। ऐसा बता रहे हैं कि उसके बाद उनकी मेंटल स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि डेली ये कर करके, तो उनके बाद उन्होंने स्टेप लिया। तो मेरा हमेशा से कहने का वो है कि चलो ठीक है, उनकी मेंटल स्थिति को ऐसा हुआ और उन्होंने वो स्टेप ले लिया, लेकिन मेंटल स्थिति बनाई आपने, तो आप भी मर्डरर हो उसके। आप समझ रहे हो? मैं एक आज गैंगस्टर को मारने जा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ अकेले नहीं जाता, सिद्धांत को भी अपने साथ ले जाता हूँ, और उस गैंगस्टर ने दोनों को मार दिया, या सिद्धांत को मार दिया जिससे मैं साथ लाया था और मैं भाग गया, तो वो मर्डर है। मतलब मैं भी मर्डरर हूँ जो उसको वहाँ लेके गया हूँ जब पता था कि वहाँ ऐसी इंसिडेंट होने वाले। सेम इसके साथ यही था। उन्होंने जो भी कदम उठाया, जो भी लिया, उनके साथ वो भी मिले हुए हैं जिन्होंने उनका उसमें साथ दिया था और जिन्होंने उसको वो करने के लिए मजबूर किया था, तो वो भी मर्डरर में काउंट होंगे, चाहे बेशक उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद जैसे कि आपने पूछा कि वो निशान की बात थी, तो सब गवर्नमेंट का खेल रहता था उस टाइम पे। गवर्नमेंट का ऐसा था कि ये हमेशा से पॉलिटिशियन वाला, गवर्नमेंट वाला रहा है, बीजेपी अपोजिशन पार्टी में लड़ाई ये सब शुरू से रहा है। तो उस टाइम पे उद्धव ठाकरे की सरकार थी, शिवसेना, आई थिंक शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तो दे ऑलवेज प्रेज मुंबई पीपल, नॉट आउटसाइडर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन इन इंडस्ट्री, मतलब सेलिब्रिटी के सपोर्ट करना, आउटसाइडर में टैलेंट, जैसा कार्तिक थोड़ा निकल गया तो निकल गया, वरना हाँ नेपोटिज्म जैसे हम बोलते हैं। तो वो निशान जब आया तब उद्धव ठाकरे शिवसेना की सरकार थी, तो वहाँ पे वो जब निशान देखा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बोल दिया कि ये सुसाइड है। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई एकदम, एकनाथ शिंदे जी आ गए, बीजेपी से कॉलैब हो गया। फिर दोबारा एम्स पे गया था ये केस फॉर इन्वेस्टिगेशन की, आप पता लगाओ क्या है। फिर उसके बाद दोबारा वो बात हुई उस पर, तो जिस बंदे ने उनका वो किया था ना पोस्टमार्टम, फिर वो बंदा 2 साल बाद या 1 साल बाद जैसी गवर्नमेंट चेंज, तो कहता है कि मैं पिछले 20 साल से पोस्टमार्टम कर रहा हूँ और निशान देख के बता दूंगा सुसाइड है, मर्डर है, और वो मर्डर था।
आप समझ रहे हो? तो कई उंगलियां उड़ गई, अब उसने बोल दिया मर्डर है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट मतलब सीआईडी वाईडी जो भी केस उसको सॉल्व कर रही है, उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जब हमारे जैसे 100 धुरंधर उस केस को हैंडल कर रहे हैं तो हम कैसे बोल दें? मैं डाई हार्ड फैन हूँ, मैं सुशांत के गाँव का हूँ, मैं सुशांत की बहन या भाई हूँ, तो मैं बोलूँगा मर्डर है, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, मेरा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरी उसकी फैमिली से कोई बिलोंग नहीं है, मैं अपने मन की बात भी नहीं बता सकता, शायद मुझ पे बाद में कोई दिक्कत आ जाए। लेकिन अगर मैं डाई हार्ड फैन हूँ और उसकी फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ मर्डर है, आप इन्वेस्टिगेशन करो और इन्वेस्टिगेशन का जल्दी पता करो कि क्या होगा, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। आप बोलोगे मर्डर नहीं है, सुसाइड था, फिर मैं दोबारा तुम पे केस करूंगी कि भाई इन्वेस्टिगेशन करवाओ, ये मर्डर है। अब मर्डर क्यों था, वो बातें क्यों उलझी? वो इसलिए उलझी क्योंकि ठीक 4 दिन पहले दिशा सलियान जो उनकी मैनेजर थी, उनका जो है मर्डर हो जाता है, या वो छत से कूद जाती हैं, आई थिंक कुछ ऐसी केस था, मतलब सॉरी, छत से कूद जाती हैं। तो उस टाइम पे खबर आई थी कि उनके साथ उनका रेप हुआ था, ऐसी खबरें आई थी कि उनका रेप हुआ था और ये सब बेयर बॉडी कुछ हुआ था ना, तो वो कुछ बड़े लोगों का हाथ था उसमें। तो उन्होंने, मैं बता रहा हूँ जो खबरें आई थी, जो मुंबई से उड़ी थी, तो उन्होंने वो बात सुशांत को बताई, और सुशांत ना लड़कियों के लिए बड़ा, भाई इसको आँच नहीं आनी चाहिए, सिस्टर है, सारी बहनें, अनटिल अनलेस वो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, तो सारी बहनें को बहुत सुरक्षित अपनी बहनों की तरह रखता था, जैसे उनकी 2 बहनें आई थिंक। तो इन मामले में बड़ा तेज था। जैसे उसने मैनेजर की बात सुनी ना, वो 2 दिन तक शॉक्ड रहा। बहुत खबरें आई कि ऐसे ऐसे रहते थे। फिर उसके बाद वो 14 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, सबको इन्वाइट आए थे मीडिया वालों को कि 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत ये करने वाले। हमें लगा कोई फिल्म की अनाउंसमेंट होगी मॉर्निंग की, और 13 की रात ये हो गया। सुनने में आ रहा था कि उनको दबाव था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, और वो माना नहीं, कह रहा दिशा के साथ ऐसे कैसे हो गया, सब जगह खोल दूंगा पोल। उसको मतलब बहुत चीज़ें पता थी दिशा की, सुशांत को काफ़ी चीज़ें दिशा के बारे में पता था जो बताना चाह रहा था, लेकिन वो उससे पहले ही जो भी हुआ हो वो हो गया उनके साथ, ट्रेजिडी। तो इन केसों की ना कभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आ पाती, क्योंकि ये ना मतलब बहुत वो हो जाएंगे केस, मतलब जैसे इनका कुछ फाइनल डिसीजन दे दिया ना, इसलिए थोड़े होल्ड पे चले जाते हैं। लोगों में एकदम आक्रोश जाग जाएगा अगर उसे बोल दिया कि ये करा है, और अगर नहीं करा तो भी आक्रोश जाग जाएगा। और अगर मर्डर किया है तो फिर जो बड़े बड़े लोगों का हाथ है वो पकड़े जाएंगे, तो वो आने नहीं देंगे सामने। और अगर सुसाइड है तो फिर बिहार के लोगों में आक्रोश जग जाएगा कि कैसे कर दिया तुमने सुसाइड, हम पागल हैं, 4 साल से लड़ रहे हैं। तो ऐसा खेल है, इन चीज़ों का कभी ना खुलासा ही नहीं हो पाता। ये कहते हैं ना कि वो चीज़ भी उसके साथ चली गई, वो है। हम भी 10 दिन तक कैंडल मार्च लेके निकलते, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये सीन होता है, एक तरह की मिस्ट्री रह गई है। मिस्ट्री रह गई है, मिस्ट्री रह जाएगी, कुछ नहीं होगा यार, मुझे नहीं लगता, मिस्ट्री रह जाएगी। फिर उसके बाद ये सब हुआ तो फिर मैं वहाँ से छोड़ के आ चुका था। मैंने इतनी केस स्टडी सुशांत के ऊपर की हुई थी, मतलब मैं पूछता रहता था मुंबई में यार, बहुत अच्छा, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद था, क्योंकि मैंने 2019 में उनका इंटरव्यू भी किया था, 2019 या 18 में, तो इसलिए मुझे बहुत पर्सनली पसंद था। मैं स्टडी करता रहता था कि क्या चल रहा है, अब बताओ क्या चल रहा है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। बहुत मज़ा आता था हम लोगों को, मतलब पता करने में भी क्या है क्या नहीं है। तो ये है। मैं खुद शॉक्ड थी जब मैंने सुना, लिटरली, मतलब वो इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। बस वही है कि बहुत पुरानी बात हो गई, उन बातों का कोई सेंस ही नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं है। जब सेंस ही नहीं निकल के आ पा रहा, सच्चाई नहीं निकल के आ पा रही, तो उसमें बात करके फायदा क्या, कुछ है ही नहीं सेंस उन बातों को। वही है, जब अब आदमी नहीं रहा तो उसके बारे में बात करके फायदा क्या। लेकिन वो बंदा ऐसा था, वो जाते जाते जब वो गया, वो इंडस्ट्री पूरी खा गया, पूरा बॉलीवुड खत्म हो चुका था उस टाइम पे। बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर रो गए थे पिक्चर को 10 करोड़ कमाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से हुआ या सुशांत की वजह से हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लगा है कुछ। 2024 आ गया, इंडस्ट्री अभी तक ढंग से उठ नहीं पाई है। जो एक क्रेज था ना, फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने वाली है, चलो देखने चलते हैं, आज तक वो क्रेज नहीं है। आज किसी से पूछ लो फ्राइडे रिलीज है, पर बाद में देखेंगे। पहले क्या था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, पूरा क्रेज खा गया वो बंदा। और ऐसा जाते क्यों? जाते नफरत हो गई लोगों को उसको, उनके जाने के बाद
लोगों में नफरत इतनी हो गई, बॉलीवुड से हेट मिलने लग गया। करण जौहर का क्या हाल करा था आपने देखा ना उस टाइम पे कि ही इज द पर्सन, ही इज द ये, ही इज द वो, क्या हाल करा करण जौहर का। उन्हें उठने में इतना टाइम लग गया, पूरे लोगों को नफरत हो गई थी बॉलीवुड से, देखना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद क्या फिल्में आई, देशभक्ति, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी, जो सार्वजनिक फिल्म थी जिसमें मतलब कुछ तड़का मसाला नहीं, सिर्फ देश के लिए, देश की बेटी, देश का गौरव और जो शहीद होते हैं उन पर फिल्म बनानी शुरू कर दी ताकि लोग थोड़े से आकर्षित हों। जो एक्टर चल नहीं पा रहे थे वो जो शहीद होते हैं उन पर फिल्म बना रहे हैं ताकि उनकी ऑडियंस खींच सके। कैप्टन बत्रा, शेरशाह जैसी फिल्में बना रहे हैं। आपने कितना भागीदारी उनको बना दिया, उनकी फैमिली को, आप हिट करके चले गए। सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड में ठीक है एक्टर है, लेकिन उनकी पिक्चरें हिट कौन सी है मुझे बताओ। जब कुछ नहीं चलती तो शेरशाह बना देते हैं कैप्टन बत्रा, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे लोग देखेंगे, और वो करियर सीधा यहाँ से ऐसे कर दिया। बायोग्राफी अगेन टीआरपी, कुछ नहीं मिलता। मतलब जैसे कोई डाउन जा रहा है तो एकदम कोई शहीद जी के ऊपर थोड़ा कंटेंट बना दो, फिल्म बना दो, उनकी लाइफ दिखाओ। कुछ नहीं जा रहा तो देश के पीएम पे बनाओ, बहुत बिकेगा कंटेंट। क्योंकि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जैसे होती हैं ये तो मतलब डिजिटली बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी चलाओ बिकता है। तो ऐसे ही होता है, जिसका करियर डाउन जा रहा है उसको थोड़ा सा शहीद थीम पर जो है आप बनाओ, चलेगा। देशभक्ति पर बनाओ, और वो एक्चुअली चली भी, नाम हो गया उसका। लेकिन कैप्टन, जितनी वो फिल्म चली ना उससे ज़्यादा कैप्टन बत्रा की फैमिली बहुत स्ट्रांग हो गई उसके बाद। लेकिन उनके नाम पे इन एक्टरों को थोड़ा पुश मिल गया, हाइप मिल गया। और करण जौहर ने वाहवाही ले ली बिल्कुल, मतलब कि लाइक सब भूल गए सुशांत सिंह राजपूत और वो गुस्सा और सब। जब इंडस्ट्री जा रही थी ना, मतलब उसके बाद मतलब मैं हमेशा से बोलता था कि भाई कहीं ना कहीं ने सुशांत की तो हाई लगी है, मानो ना, ये तो ना मानने वाली बातें होती है, लेकिन मैं सबको बोलता था। मैंने कहा भाई 2021 में, 2020 के बाद 21, 22, 23 एंटरटेनमेंट में इंडस्ट्री में काम नहीं था, शो बंद होने की नौबत आ गई थी। जो मेरे चैनल E24 में जो 7 शो चलते थे 2 रह गए आज। कहाँ से लाएंगे शो, कंटेंट ही नहीं है, मुंबई में लोग ही नहीं घूम रहे, पिक्चर ही नहीं चल रही, बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जा रही है। अक्षय कुमार की 11वीं सुपर फ्लॉप फिल्म आई है। तब से लेकर अब तक अक्षय कुमार ने इस साल 2 साल के अंदर 10 फिल्में कर ली, 10 सुपर फ्लॉप करे जा रहा है। लेकिन फिल्में देखो तो कहीं ना कहीं तो हाई लगी है। पहले लोग कूड़ा भी देखते थे, फ्राइडे को जाके कूड़ा भी देखते थे, लेकिन अब लोग समझदार हो गए। भाई कुछ कंटेंट बनाओगे, बढ़िया सा कहानी दोगे OTT पर तो देख लेंगे, अदरवाइज भाई पैसे नहीं फूकेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा सीन है। हिमांशु, वैसे मोस्टली तुमने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लिए हैं, ऐसा कोई ऐसा सेलिब्रिटीज जिसके बॉन्ड अच्छा हो? यार बॉन्ड देखो मैं बताता हूँ आपको, मैंने शाहरुख सर बोल दूंगा, सर शाहरुख सर, वैसे मैं बोलता नहीं थोड़ा सर, लेकिन शाहरुख सर के साथ इंटरव्यू करा तो मैंने देखा ना, मतलब वो बंदा ऐसा है कि बहुत एग्रेसिव दिखते हैं कि आप देखोगे, मतलब एटीट्यूड है, और हो भी क्यों ना भाई, अपना नाम बनाया, लास्ट ऑफ द स्टार्स टाइटल दिया अपने आपको, तो बहुत एटीट्यूड है। लेकिन आप उससे पर्सनली जाके मिलोगे ना, हाय शाहरुख, दिस इज हिमांशु, बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। वो परेशान कब होते हैं, जब भीड़ आ जाती है, बहुत अच्छे से जाके मिलेगा कि हाय ये वो। मैं एक फ्रेंड को ले गया था अपने उससे मिलवाने, जिशु, मेरा शो था उसके साथ, मतलब एक ऐसी 3 कैम सेटअप होता है शो, मतलब हमारे शो में चलने थे, तो उनको लेके गया था। तो वो उस बंदे जो उसका बचपन का, मतलब बिल्कुल बचपन से डायरेक्ट फैन था शाहरुख का, उससे भी मिला है। वो बैठ के गिटार से गाने सुने हैं उसने, शाहरुख खान ने। मेरे पास आज भी वो क्लिप है, ले जाएं तुझे हवाएं, और वो उसका था अनुष्का के साथ जो फिल्म आई थी, उनका इंटरव्यू चल रहा था, जब हैरी मेट सेजल। तो ऐसे हैं, लेकिन आप भीड़ में मिलोगे आपसे नहीं मिलेंगे। एक सलमान खान का एक शो हुआ था द बैंक टूर, वो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा था। दिल्ली में हमें अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब मैंने वो डील कराई थी E24 से द बैंक टूर की, कि E24 ऑफिशियल मीडिया पार्टनर बनेगा। हमें कई टिकट्स मिली, 100 टिकट्स मिली VVIP देने के लिए, ऑफिस में मैंने दी। तो सर से बात करी तो वो हमारे साथ कॉलैब उनका हो गया। तो अब मेरी ना थोड़ी उनकी एक टीम से बड़ी एक बंदे थे, उनसे बहुत अच्छी बातचीत थी।
तो मुझे पता था अब सलमान के साथ कॉलैब हुआ है तो सलमान का एक इंटरव्यू तो मिलेगा, और मैंने सलमान का उस टाइम पे इंटरव्यू नहीं किया था। ये 2014 या 15 की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, पहला इंटरव्यू था बड़ा। मुझे पता था मेरा चैनल थोड़ा सा हरामखोरी तो करेगा, तो मेरे चैनल ने बोला हिमांशु अपने लाइनअप कर लिया ना सब। मैंने कहा कह रहे सलमान के साथ ना इनको बैठाते हैं, एंकर बहुत बड़े एंकर है हमारे एक चैनल में, उनको बैठाते हैं। लेकिन मैंने पीछे सेटिंग कर रखी थी। मैंने कहा सुनो, सलमान के साथ कोई भी इंटरव्यू करे ना आप मना कर दोगे, ये बोलोगे कि मैंने लाइनअप कराया, मतलब हिमांशु ने लाइनअप कराया तो हिमांशु इंटरव्यू करेगा, वरना किसी को नहीं देंगे। तो मैंने अपने बॉस से बोला, मैंने कहा सर करवा लो, कोई बात नहीं, इनको भेज दो। तो वो गए कि सलमान के साथ ये इंटरव्यू करेंगे द बैंक टूर पे, क्योंकि ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। उसकी टीम ने बोल दिया नहीं कोई नहीं करेगा, जिसने लाइनअप कराया वही इंटरव्यू करेगा, क्योंकि उसने हमें बोला है कि ही इज़ द एंकर ऑफ द शो, तो हम उसी से बात करेंगे। फिर फ़ोन आया कि एक काम करो, तुम जल्दी पहुँचो दिल्ली ताज होटल में, आई थिंक उसका द बैंक टूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक दिन पहले। मैंने कहा क्या हुआ सर, वो बात नहीं उनसे? कह रहे यार हम सोच रहे हैं कि तुमसे ही करवाएं। मैंने कहा वो सीनियर एंकर गए नहीं सर इंटरव्यू करने, क्या हुआ उनके साथ? कह रहे नहीं मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे ही करा लो, तुम बढ़िया करते हो। मैंने कहा उनसे अच्छा करता हूँ मैं? कह रहे हाँ तुम ही कर लो, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, निकलो जल्दी ताज होटल। मैंने कैब बुक करी, तैयार भी वो ब्लेजर व्लेजर पहना। 10 बजे मैं पहुंचा रात को। वो बंदा सुबह के 4 बजे तक उठा रहता है सलमान, चाहे बाहर हो चाहे घर। उस दिन दिल्ली आ रखे थे, और उस दिन सोहेल खान आ रखी थी और उनकी मॉम आ रखी थी, जो हेलन के साथ एक दूसरी हैं, जो नाम याद नहीं आ रहा, वो मॉम आ रखी थी। तो मैं गया होटल के अंदर और तैयार व्यार हो गया बिल्कुल। 10 बजे मैं पहुंचा, शेरा आया बाहर लिफ्ट से, वो मुझे अंदर ले गया, बाकी सबको रोक लिया, मेरा कैमरा पर्सन और मुझे अंदर ले गया। तो सलमान खान भाई इतने शॉर्ट में बैठा हुआ अंडा भुर्जी बना रहा था होटल के स्वीट के किचन में, और उसकी मॉम बिल्कुल नेचुरल जैसे फैमिली होती है ना, मॉम सोफे पे बैठी है और सोहेल खान सिर रख के मॉम के लैप में बैठा हुआ था, ऐसे ही पता नहीं नाखून कुछ कर रहे थे या कुछ पढ़ रहे थे। मैंने वो फैमिली देखी उस दिन ऐसे पास से। सलमान वहाँ शॉर्ट में अंडा भुर्जी बना रहा है, टेबल रखी है, 3-4 कप रखे हैं जो चाय पी चुके थे ऑलरेडी। तो 10 बजे मैं वहाँ पहुँचा, मेरा नंबर आया 1 बजे रात को। कुछ बिजी थे, थोड़ा बहुत कर रहे थे, उनको द बैंक टूर की रिहर्सल भी करनी थी, रिहर्सल में भी जा रखे थे। तो मैं 1 बजे वहाँ पहुँचा, फिर आज भी वीडियो है वो सब, फोटो वीडियो सब है। मैंने कहा हाय सलमान, हिमांशु दिस साइड, बहुत अच्छे से मिला। उसके साथ भी वही है कि अकेले मिलोगे तो तुम्हें राजा जैसा ट्रीट करेगा, लेकिन भीड़ में मिलोगे तो तुम्हें साइड लाइन कर देगा, सलमान के साथ। तो भाई फिर हम लोग मिले, सलमान से मिला कि चाय वाय पियोगे? मैंने कहा हाँ सर पी लेंगे। फिर पहले चाय पी, बिस्किट खाए और अंडा भुर्जी खा रहे थे। फिर कहते हैं कि यार शॉर्ट में इंटरव्यू। मैंने कहा सर इतना इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं आ। कह रहा है नहीं यार तुम सब कर लेते हो। गया नीचे जींस पहन के आ गया, कह रहा आप कर लो। और उधर सोहेल खान हंस रहा है, हाँ मतलब बिल्कुल फैमिली जैसे यहाँ सेटअप है, वो फैमिली बैठी हुई उधर, ऐसा था। उधर सोहेल खान हंस रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसके बाद मेरा वो पहला बड़ा इंटरव्यू था। तो मैंने ओपनिंग करी, वेल जिस शख्स से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, पहली बात तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, और ये दबंग फिल्म के बाद द बैंक टूर लेकर आ रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड, और पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं फंबल नहीं करा। फंबल इन द सेंस पहला बड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ, फंबल नहीं कर रहा। बहुत यंग सा दिख रहा था उस टाइम 2014। तो सलमान खान का जब वो इंटरव्यू उसने दिया, हाँ इतनी ही बात करता है बस, हाँ अच्छा है, मज़ेदार होगा या जो भी। फिर जब मैंने इंटरव्यू देखा ना घर जाकर, मैं बहुत हंसा। सलमान खान ना बगल में हंस रहा था जब मैं ओपनिंग कर रहा था कि ये कोई नया लौंडा है, इंटरव्यू करने से भेज दिया। वो समझ गया, वो तो परख लेगा ना ऐसे। तो कुछ ऐसी मेमोरीज मतलब इन लोगों के साथ रही है, तो बहुत अमेजिंग थी जो भी थी। बहुत पर्सनल मिला, बहुत अच्छे से मिला, बहुत मज़ेदार था सफ़र। जो उनका नाम ब्रांड का जो नाम है बीइंग ह्यूमन, वो एग्जैक्टली बीइंग ह्यूमन है। हाँ बीइंग ह्यूमन, नेचर बहुत अच्छा है। पर्सनली मिलो तो, भीड़ में मिलोगे तो तुम्हें लगता हुआ चला जाएगा, पूछेगा नहीं, लेकिन पर्सनली मिलोगे तो भाई नेचर बहुत अच्छा है। तो हिमांशु, ये सलमान और शाहरुख सर का इंटरव्यू लेने के बाद ये जो न्यूज़ बफ की फाउंडेशन, हाँ मतलब सलमान शाहरुख ने मतलब ऑलमोस्ट सभी के इंटरव्यू हो चुके थे इन 5 सालों के करियर में, सब कुछ मतलब ये बड़े फेस थे, इसलिए मैं आपको बता रहा था। और बाकी फिर उसके बाद आते हैं अपने खुद के चैनल पे। तो देखो मेरा ऐसा था कि मैंने ना अपनी पीआरशिप बहुत बड़ी कर रखी थी। मतलब मुंबई मैं हो आया तो मुझे पता है मुझे मुंबई से भी कंटेंट मिलेगा, और दिल्ली से मैं था ही ऑलरेडी। तो दिल्ली, यहाँ पीआर होते हैं, जब भी पिक्चर आती है ना तो पीआर दिल्ली में जैसे 2 बड़े पीआर हैं, एक शैलेश जी और एक डैनी जी पंजाबी फिल्मों को ज़्यादा देखते हैं, शैलेश जी पूरा बॉलीवुड संभालते हैं, और मुंबई में 10 कम से कम पीआर हैं।
तो वो 10 PR यहाँ के 2 PR को काम देते हैं, तो मेरे 12 PR से बहुत अच्छी बातचीत थी जो PR काम करते हैं। तो अगर आपकी उनसे बातचीत है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको सब कुछ मिलेगा। तो मैं ये सोच के मैंने अपना एक चैनल बना लिया न्यूज़ पफ। तो मैंने फिर उस पर काम करा। तो फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया इंडस्ट्री में कोई किसी से सगा होता नहीं है, तो उसके बाद फिर मैंने अपना चैनल बनाया। मैं थोड़ा सा पहले बताता हूँ, मैंने पहले चैनल बनाया था न्यूज़ बज़। पहली बार यूट्यूब पे आया, वो बंद हो गया 1 साल बाद, ब्लॉक हो गया क्योंकि कॉपीराइट की बहुत दिक्कत होती है। फिर मैंने बनाया हिमांशुज़ न्यूज़ बज़, फिर वो 6 महीने चला, वो भी बंद हो गया। बहुत गुस्सा आया, 1 साल 1.5 साल मेहनत करने के बाद चैनल बंद हो जा रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जा रही है। क्योंकि चलता वही चैनल है जिसमें आपका फेस पूरा होता है। ये जैसे मैं और आप कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट है, आपका और मेरा पीछे बैकग्राउंड है, यूट्यूब कभी डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये कुछ कॉपीड है, तो ये चलेगा दबा के। लेकिन हमारा कंटेंट क्या होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करना, बॉलीवुड कवर करना, तो वो कितने कैमरे कवर करते थे, तो यूट्यूब किसी पे भी उस पर कॉपीराइट क्लेम या भेज देता था, या फिर मेरे पे मैंने किसी की फुटेज यूज़ कर ली तो स्ट्राइक आ जाती थी। तो 3 स्ट्राइक आई, चैनल मेरा बंद हो गया। तो फिर मैंने चौथा चैनल बनाया न्यूज़ बफ, न्यूज़ बज़, हिमांशु न्यूज़ बज़, और फिर बनाया मैंने चौथा चैनल न्यूज़ बफ। अब मुझे समझ आ चुका था कि यूट्यूब चलता कैसे है और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो उसके बाद मैंने कसम खा ली कि भाई मैं इस चैनल में कोई भी वैसा कंटेंट नहीं डालूंगा जो मैं अपने हाथ से शूट नहीं करूंगा। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, क्या पता मैं जिससे कंटेंट ले रहा हूँ वो किसी और को भी दे रहा हूँ। तो उस पर फिर मैंने अपना शुरू करा डालना। हाय, मैं हिमांशु सौल और आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने नए चैनल पे, और इस पर आपको मिलेगी सबसे ज़्यादा बॉलीवुड की खबर। तो देखते रहिए, देखना ना भूले, एक्सक्लूसिव कंटेंट, ये वो क्रिएटिव वगैरह सब मैंने डालना शुरू कर दिया। वो चल गया, धीरे धीरे मोनिटाइज हो गया। पहली इनकम आई $100 पे आपको पेमेंट मिलती है, तो $100 मेरे हो गए। मुझे आया आई थिंक तब चल रहा था $84, तो मेरे पास आई थिंक आए थे 9,280 रुपये। और हमारे यहाँ इंडिया में जो यूट्यूबर है, जब डॉलर बढ़ता है ना तो यूट्यूबर बहुत खुश होते हैं क्योंकि पेमेंट डबल हो जाती है। तो तब 9,800 समथिंग फर्स्ट पेमेंट आई। मैंने बड़ा खुश, मैंने कहा भाई अब सोचो सीधा 55,000 पे मैंने मुंबई छोड़ दिया था, फिर सीधा मैं 10,000 से मैंने शुरुआत करी। लेकिन मैं फाइनेंशियल बैकअप अपना बना चुका था 8-9 महीनों में, कोरोना में बना क्योंकि मेरी सैलरी आ रही थी। तो मैं अपना बैकअप बना चुका था कम से कम 4-5 लाख का। मैंने कहा इस पे लगा दूंगा सारे, घर से तो वैसे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आज भी कोई टचवुड सही है। तो फिर उसके बाद मैंने अपना वो स्टार्ट किया। फिर उसके बाद चलता रहा और न्यूज़ बफ स्टार्ट किया। फिर उसके बाद एक मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं होता, बस दोस्ती। और मेरे साथ काफ़ी जो PR दोस्त थे ना, हाय हिमांशु हाउ आर यू, मैंने कहा ऑल वेल, आप कैसे हो, बहुत याद आती है मुंबई की। हाँ मुझे भी आती है, दिल्ली आओ मिलते हैं, सब कुछ चल रहा है, काम दो, अरे हाँ तू खोलना अपना, मैं तेरी ऐसी हेल्प करूँगी, तू जो तेरा चैनल ऐसे चला देंगे, ये वो कर देंगे। मैंने कहा थैंक यू भाई। अब मुझे पता नहीं था भाई होता क्या एक्चुअल में। अब मैं दबा के चल रहा हूँ, मैं उनके भरोसे मैंने चैनल खोल दिया अपना। भाई चैनल खोलने के 6 महीने बाद मुझे इनवाइट आने बंद हो गए क्योंकि वो कोई ब्रांड ही नहीं था। मैंने कहा पूछो यार कहीं हेल्प कर दे यार, ये भाई शाहरुख खान ना सही नवाजुद्दीन का इंटरव्यू दिलवा दे, ये चल जाएगा थोड़ा बहुत। चल नवाजुद्दीन ही दिलवा, राजपाल ही दिलवा दे। इतना नीचे आ गया था मैं, और नीचे आता चला गया जो एक्टर है। फिर TV एक्टरों पे आ गया कि कुछ तो कंटेंट दे दो। एक बंदे ने मदद नहीं करी, किसी ने इंटरव्यू दिला दिया मुझे। मतलब समझ रहे हो, दोस्ती देखो, दोस्ती बस यही है। आप मीडिया इंडस्ट्री में कोई दोस्ती है ही नहीं। अब मैंने उससे बोला भाई मुझे लगा कि जैसे चैनलों में इंटरव्यू मिलते हैं वैसे यहाँ भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। इंटरव्यूज तो छोड़ो, उन्होंने अपने शो में बुलाने के लिए इनवाइट भेजना मना कर दिया। मतलब जैसे कुछ होता है ना तो इनवाइट आता है कि कल करीना कपूर आ रही है, आप आना कवर करना, जो जनरल कवर होता है सब करते हैं, उसमें भी बुलाना बंद कर दिया कि यार क्या करेंगे, बुला के नया चैनल है, हम क्यों सपोर्ट करें इसके चैनल को, है फिर ये होगा, हमें क्या मिल रहा है, हमारी कंपनी तो सपोर्ट नहीं करती, कोई ब्रांड थोड़ी ना है, हम तो टॉप 10 ब्रांड को बुलाते हैं। मुझे ये सब पता ही नहीं था कि मुझे लगा भाई मेरी फ्रेंड है यार, 3 साल मैंने काम किया है मिल बांट के, तो इतना तो सपोर्ट करेंगे। सब तैयार थे जब चैनल खोला था। उसके बाद भाई सपोर्ट करना सबने बंद कर दिया, और कोई नहीं करता सपोर्ट यार। कोई नया चैनल बोलेगा तो मैं भी नहीं ले जाता किसी को, क्यों करेगा वो, कोई पागल थोड़ी ना। तो तब वो काम आते हैं बचपन वाले दोस्त जो उठाते हैं आपको। तो सपोर्ट हेल्प करना सबने बंद कर दिया। फिर मैंने कहा यार अब जॉब तो नहीं करनी, अब यही थोड़ा बहुत इसमें काम करना है। तो फिर बस मेरी बातचीत ये थी कि मेरी दिल्ली में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैंने ना अपना चैनल खोला है। कह रहे भाई यार सभी चैनल खोल रहे हैं, कोरोना के बाद तूने भी खोल लिया, अब बता क्या करना है। मैंने कहा सर मुझे बस ना कोई आए ना दिल्ली में एंटरटेनमेंट का, मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड का, तो मुझे बस बुला लेना, बाकी मैं देख लूँगा।
अब मेरे पास एक्सपीरियंस था। कोरोना के बाद जिन्होंने चैनल खोले थे ना, वो सब वो थे जो बीटेक की जॉब छोड़ के चले गए तो यूट्यूबर बन गए, वो सब थे। उनके पास मीडिया का एक्सपीरियंस नहीं था। आज भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मीडिया में हैं, जो मेरे साथ यूट्यूबर है, वो कोई एक्सपीरियंस वाले नहीं है, ढेले भर का एक्सपीरियंस नहीं है, और उनके पास इवन जर्नलिज्म की डिग्री भी नहीं है, लेकिन वो यूट्यूबर बने पड़े हैं न्यूज़ के सारे, और कहते हैं मैं यूट्यूबर हूँ। मैंने कहा ऐसे कोई यूट्यूबर नहीं बनता, हम खुद ही यूट्यूबर नहीं है। एक यूट्यूबर वो होता है जो कंटेंट क्रिएट करता है, जो अपने चेहरे और अपने मिमिक्री से लोगों को हंसाता है, वो यूट्यूबर होता है। तुम न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हो, तुम यूट्यूबर कैसे हो गए? तो ऐसा सीन था। तो फिर उसके बाद दिल्ली से मुझे थोड़ा एक सर थे सैलिश सर, उनका सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। उन्होंने मुझे इनवाइट, जिनके पास 90% काम आता है, तो मेरे को बस वही चाहिए था, उसी आदमी का साथ। तो बस मेरे पास उनके इनवाइट आने शुरू हुए, डैनी जी के इनवाइट आने शुरू हुए, थोड़ा चैनल ग्रो करा। 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे उस टाइम पे। तो डिजिटल का टाइम आ चुका था कोरोना के बाद प्रॉपर, कि अब डिजिटल वालों को थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि न्यूज़ चैनल में बात नहीं बन रही, सब एंटरटेनमेंट बंद कर रहे थे धीरे धीरे। आज भी थोड़ा बंद ही है, तो एंटरटेनमेंट बंद होना शुरू हो गया था न्यूज़ चैनलों में। फिर हमारा नंबर आ चुका था कि डिजिटल वालों को थोड़ा जो है सपोर्ट करो। फिर उसके बाद धीरे धीरे इवेंटों में बुलाना शुरू करा, और धीरे धीरे ये सब चलता रहा। जब चैनल ग्रोथ हुआ तो फिर उन सेल्फिश दोस्तों के भी फ़ोन आने लग गए कि यार यू तो डूइंग वेरी ग्रेट, तू हमारी ये स्टोरी पोस्ट कर देगा? मैं कर देता था। मैंने कहा हाँ यार, बस तू मुझे सपोर्ट करना, मैं कर देता था। ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इसमें भी इतना बड़ा घोल है ना, आप किसी की स्टोरी डाल रहे हो ना, तो आपको मतलब जैसे उन्होंने मुझे ये दिया कि ये स्टोरी पोस्ट कर दिया यार, एक्टर वहाँ गया है, तो इसका भी पैसा मिलता है ये करने का। कोई पिक्चर आ रही है, उसका मैं प्रमोट करूंगा अपने चैनल पे, तो उसका भी पैसा मिलता है। अब आप पे डिपेंड करता है आपकी कितनी औकात है, 3,000 की, 4,000 की, 5,000 की, 500 रुपये से शुरू हो जाता है काम, बट अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। तो फिर मैंने कहा यार एक वीडियो डालने के 3,000 रुपये मिलेंगे, उस टाइम पे मिलते थे। मैंने कहा एक वीडियो डालने के 3,000 मिलेंगे? कह रहे हाँ डालना प्लीज़। तो ऐसे डाल के मेरा सैलरी जितना पैसा आना शुरू हो गया था, और यूट्यूब से आ जाता था $200, $250 ऐसे। तो इस तरीके से पूरा जो है ये चलना शुरू हो गया। तो ये जर्नी बस आज तक ऐसी ही रही। तो हिमांशु, पास्ट प्रेजेंट सब हो गया, अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लान तो देखो ऐसे हैं कि भाई अब 31 ईयर के हो गए हैं, अब कोई और डिपार्टमेंट तो कर नहीं सकते। अब ये एक काइंड ऑफ बिजनेस ही हो गया है, अब जॉब तो है नहीं, तो बिजनेस हो गया। लास्ट हर आदमी का सपना होता है एक बिजनेस करे, किसी का रेडी लगाने का होता है, किसी का कुछ शोरूम खोलने का होता है, किसी का कुछ करने का होता है। हमारा ये था, हमने कर लिया। बट अब मुझे ये कि मुझे ना अब इस इंडस्ट्री में मज़ा आने लग गया है, मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। अब मुझे कहीं और जाऊँगा ना तो मुझे दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आज भी मैं आपको बताता हूँ कि हर पेरेंट्स को आई थिंक पता नहीं होता, लेकिन बोलते हैं कि मीडिया में मत आना। जो मीडिया में काम कर चुका है ना, वो बोलेगा मीडिया में मत आओ यार, मीडिया में अपने करियर शुरू मत करो। मैं बोलता हूँ अगर आप जॉली नेचर के हो ना, और आप सबसे हंसते खेलते मिलते हो, तो ये फील्ड आपके लिए है। बस आपको आगे बढ़ना है कि आप कैसे बढ़ सकते हो। इस इंडस्ट्री में जो आगे बढ़ता है उसका ही साथी उसको पैर पकड़ के नीचे करता है खुद आगे निकलने के लिए, फैक्ट है ना। तो या तो आप वो बन जाओ जो पैर पकड़ के खींच के आप खुद आगे बढ़ रहे हो, या तो जो आपका पैर खींच रहा है उसको दूर से लात मार के आप आगे निकल जाओ। तो वो आप पे डिसाइड करता है कि आप किस नेचर के हो। जॉली नेचर की मेरी तरह हो तो खेल जाओगे, और अगर आप बहुत सीधे हम्बल हो, फैमिलियर हो और हेल्पिंग पर्सन हो, दया आ जाती है, इमोशनल हो जाते हो, तो आप इस इंडस्ट्री में मत आओ, रुला देगी इंडस्ट्री आपको। बहुत पेशेंस चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। कोई सैलरी को लेकर परेशान है, 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, 20-20 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं बढ़ती। सैलरी को लेकर बहुत मारी मारा है, लेकिन जो बॉस लेवल का बंदा है ना, 2 लाख वाला बताया था, वो उतना ही कमा रहा है इस इंडस्ट्री में। मतलब आदमी एक बार जब 1.5-2 लाख उसके हो जाते हैं ना, फिर वो वहाँ बैठ जाता है कि अब यहाँ सरकारी एम्प्लॉय जैसा काम करूँगा, बस सैलरी लेते रहना है, क्योंकि इतने में अब दूसरी जॉब मिलेगी नहीं। तो ऐसी है। और जैसी 1 लाख से ऊपर उसकी सैलरी हो गई तो उसके ऊपर तलवार घूमती रहती है कि कब इसको निकालें। जरा सी उसकी गलती, फायर्ड। और अगर बॉस का वो बहुत खास हुआ तो उसे कोई नहीं निकाल सकता।
तो बस अपना भी फ्यूचर प्लान अब इसी में थोड़ा सा बना लिया है और अभी यही करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको मीडिया या इस इंडस्ट्री में आना है तो इस तरीके का नेचर रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शाय, इमोशनल और जरा से डांटने पे रो जाते हो और बहुत इमोशनल हो जाते हो, थोड़ा विट्टी नेचर के हो, तो भाई ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। आप फिर आईटी इंजीनियर और काइंड ऑफ 4x4 जॉब Cabin. वाली, हाँ कैबिन वाली जॉब आपके लिए सही है। गुड़गांव, दिल्ली मेट्रो, अप डाउन, वो सब आपके लिए जॉब है। फील्ड का वर्क आपके लिए नहीं है। थैंक यू सो मच हिमांशु MrDeal.in के पॉडकास्ट पे आने Thank के लिए you. और हमारी ऑडियंस को मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का तगड़ा डोज देने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी MrDeal.in के पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।